अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की पुरज़ोर फ़रमाइश पर नॉवल जुनून महरम की फर्स्ट एपिसोड अपलोड कर रही हूँ। इसके पहले 2 सीज़न भी इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ-साथ आपको बताती चलूँ कि ये लॉन्ग नॉवल है, इसलिए एक साथ ही इसको अपलोड नहीं कर पाई। तो एपिसोड के हिसाब से ही होगा और 10 एपिसोड की एक एपिसोड बनाऊँगी मैं। तो जल्दी ही उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा ये नॉवल, तो आ जाइए फिर फर्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। मौसम आज कुछ ज़्यादा ही सर्द था, लेकिन हर चीज़ से बेनियाज़। वो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठा अपनी सोचों में गुम था। तेज़ हवा से उसके बाल बिखर रहे थे, जब कि सब्ज़ आँखें गैर मरई नुक्ते पर जमी हुई थीं। अब तक की गुज़री यूनिवर्सिटी लाइफ़ में उसे पहली बार किसी प्रोफ़ेसर का गुस्सा सहना पड़ा था। वो एक निहायत ही काबिल स्टूडेंट था, अपने सारे काम वो बहुत ज़िम्मेदारी से करता था। लेकिन जब से पूनम यहाँ पर आई थी, तब से वो अपने हर काम में बहुत लापरवाही दिखाने लग गया था। हर साल अपने फारिग दिनों में वो गाँव जाता था, सिर्फ़ पूनम की वजह से, ताकि उससे मुलाकात हो सके और वो उसके साथ वक़्त गुज़ार सके। जबकि ये और बात थी कि उसे वहाँ का माहौल बिल्कुल नहीं पसंद था, बल्कि इस माहौल में रहने से वो बीमार पड़ जाता था। उसे ऐसी जगह पर रहने की आदत जो नहीं थी। उसने अब तक की सारी ज़िंदगी न्यूयॉर्क जैसे शहर में गुज़ारी थी और उसके माँ-बाप ने उसे बहुत नाज़ों से पाला था। कैसे आदत होती उसे इस माहौल की। लेकिन इस बार अपनी मसरूफ़ियत की वजह से वो गाँव नहीं जा सका था और शायद ये उसकी खुशकिस्मती ही थी, जो फिर भी उसकी हुरम से मुलाकात हो गई। मुल्तज़म अपने काम की वजह से साहिर के साथ यहाँ पर आया था, जिसकी वजह से वो हुरम, अलमीर और अज़मीर को भी अपने साथ ले आया। बाकी बच्चे हवेली में ही मौजूद थे, क्योंकि इन्हें अपने माँ-बाप के बगैर रहने की आदत नहीं थी। जब से हुरम आई थी, तब से ही वो सब कुछ भूल गया था। हर काम ज़िम्मेदारी से करने वाला इर्तज़ा अपनी पढ़ाई के मामले में लापरवाह हो गया, जिसकी वजह से आज प्रोफ़ेसर से उसे अच्छी खासी डाँट सुनने को मिली थी। उसे गुस्सा आ रहा था, आज तक उसके माँ-बाप ने उससे इस तरह बात नहीं की, तो फिर कोई और कैसे कर सकता था? लेकिन अपने गुस्से को उसने काबू ही किए रखा, क्योंकि उसे पता था गलती उसकी अपनी थी। इर्तिज़ा, उसने सब्ज़ आँखें उठाकर सामने खड़े जैक को देखा, जो हँसते हुए उसे ही देख रहा था। आज प्रोफ़ेसर साहब ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की। उसका अंदाज़ जलाने वाला था। ऐसा पहली बार ही हुआ था कि इर्तिज़ा ने कोई लापरवाही दिखाई थी, तो फिर वो क्यों इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे नहीं छेड़ता? क्या मसला है? उसने दाँत पीसते हुए कहा। कुछ नहीं, वो सिर्फ़ ये जानना चाहता था कि हुरम कौन है? उसकी बात सुनकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और उससे पहले इर्तिज़ा इससे कोई अच्छा सबक सिखा पाता, इन दोनों के दरमियान ज़ारून आ गया। इर्तिज़ा, छोड़ इसे, कमीना बकवास कर रहा है। इर्तिज़ा को पकड़कर वो उससे दूर ले जाने लगा। उसने अपने अल्फ़ाज़ उर्दू में कहे थे, यकीनन जैक को वो समझ नहीं आने थे। छोड़ मुझे। इसे झटका देकर वो वापस जैक की तरफ बढ़ा, जब ज़ारून जल्दी से उसके करीब आया। अगर इर्तिज़ा उसे मारने लग जाता तो उसके लिए एक बड़ा मसला बन जाना था, लेकिन गुस्से में वो बंदा किसी की सुनता कब था? इर्तिज़ा, हुरम आई है। उसे अपने करीब आते देखकर जैक वहाँ से भाग चुका था, लेकिन इर्तिज़ा उसके पीछे नहीं गया था, क्योंकि ज़ारून के अल्फ़ाज़ उसके कदम रोक चुके थे। हुरम यहाँ आई है? हाँ, ड्राइवर के साथ तुझे लेने के लिए आई है, इसलिए ये मामला यहीं ख़त्म कर और घर जा। वो बाहर इंतज़ार कर रही है। उसके कहने पर गहरा साँस लेकर उसने वहाँ रखा, अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ चला गया, जहाँ बाहर निकलते ही गुस्सा दिलाने के लिए एक और मंज़र उसका मुंतज़िर था। तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन ये तो तुमने बताया नहीं। इर्तिज़ा, तुम्हारा क्या लगता है? हसाम उसके सामने बैठा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो मेरे चाचू हैं। उसने अपने डिंपल्स की भरपूर नुमाइश करते हुए उसे बताया, जिस पर हँसते हुए हसाम ने उसका गाल खींचा और इससे ज़्यादा इर्तिज़ा की बर्दाश्त की हद नहीं थी। हूर, उसकी आवाज़ सुनकर हुरम उसकी तरफ देखने लगी। वो बेहद प्यारी थी। खूबसूरती में वो अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे थी। वो हद से ज़्यादा क्यूट और उसके फूले-फूले गाल उसकी क्यूटनेस में मज़ीद इज़ाफ़ा करते थे। इस वक़्त भी रेड कलर की फ्रॉक पहने वो कोई चलती-फिरती गुड़िया लग रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको लेने आई हूँ इर्तिज़ा। उसने ऐसे बताया जैसे गाड़ी तो खुद वही ड्राइव करके आई थी। गाड़ी में बैठो। उसका सख्त लहज़ा देखकर वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई और उसके जाते ही वो घूर कर हसाम को देखने लगा। बहुत क्यूट है ये वैसे। इसने बताया तुम उसके चाचू हो। बुड़बुड़ाती रहती है, वो उसकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और अपने हाथ उससे दूर ही रखो। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें कभी उसे छूते हुए देखा तो तुम्हारा हाथ तोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा।
अपनी बात कहकर वो वहां से चला गया, जबकि हसाम ये समझने की कोशिश करने लगा कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इर्तिजा को इतना गुस्सा आ गया। यहाँ क्या कर रही थी तुम? गाड़ी में बैठते ही उसने अपने बराबर बैठी होरम को गुस्से से घूरते हुए कहा। मैं आपको लेने आई थी इर्तिजा, मैंने कहा था तुमसे, और अगर तुम यहाँ पर आई भी थी तो गाड़ी में ही बैठी रहती, बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? उसके कहने पर होरम ने मुंह पसोर कर उसे देखा। इतनी जिद करके तो उसने हिफ्सा से यहाँ पर आने की इजाजत ली थी, और अब ये बंदा उसे डांट रहा था। आप मुझे डांट रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। इसका हाथ पकड़कर इर्तिजा ने उसे अपने करीब किया और उसका गाल रगड़ने लगा, जैसे इस पर से हसाम का लम्स मिटाना चाह रहा हो, जबकि उसकी इस हरकत के बायस हुरम का सुर्ख गाल मजीद सुर्ख हो चुका था। इर्तिजा, मुझे दर्द हो रहा है। उसने अपना छोटा सा नाजुक हाथ इर्तिजा के मजबूत हाथ पर रखा, जबकि उसका लहजा भीगा हुआ था, और उसका भीगा लहजा देखकर ही तो उसका गुस्सा उतरा था। और अगर तुम्हें कोई हाथ लगाएगा तो तुम उसे ऐसा करने दोगी? तो क्या मैं उसे मना करूं? उसने सवालिया नजरों से इर्तिजा की तरफ देखा। हाँ, आप भी तो मुझे हाथ लगाते हैं। हूर, मेरी बात अलग है, मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ, लेकिन कोई और इस तरह की हरकत करे तो तुम उसे मना करोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस शख्स का हाथ मैं बाद में तोड़ दूंगा। पहले तो तुम्हारे ये गाल नोच कर फेंक दूंगा, जिन्हें हर कोई फेंकता रहता है। उसके कहने पर हुरम ने सहम कर उसे देखा और अपने दोनों गालों पर हाथ रख लिए, जबकि उसके ऐसा करने पर इर्तिजा को भी अपने लहजे की सख्ती का अंदाजा हो गया था। इसलिए गहरा सांस लेकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। घर आते ही वो सीधा अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर स्टडी रूम में चला गया। उसे अपना असाइनमेंट बनाना था और वो नहीं चाहता था कि लापरवाही दिखाने से जो डांट उसे आज सुनने को मिली है वो फिर से मिले। उसे काम करते हुए कुछ देर ही गुजरी थी जब दरवाज़ा बजने लगा। वो लॉक था, वरना बाहर खड़ा शख्स दरवाज़ा बजाने के बजाय अंदर आ चुका होता, क्योंकि ये उसका कमरा नहीं था जहां आने के लिए कोई उससे इजाज़त लेता। अपनी जगह से खड़े होकर उसने दरवाज़ा खोला, जहां नजरें झुकाने पर उसे वहां खड़ी हुरम दिखाई दी। हाथ में टेडी बियर पकड़े वो सर उठाए इर्तिजा को देख रही थी। हूर, क्या हुआ? मेरे साथ खेलें। उसको थोड़ा पीछे होते हुए वो भागकर अंदर आ गई, और उसके अंदर आते ही इर्तिजा ने फिर से दरवाज़ा लॉक कर दिया, क्योंकि इस वक्त उसे बस पढ़ना था। मैं काम कर रहा हूँ हूर, हम बाद में खेलेंगे, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ पर ही बैठ जाओ, तुम्हें देखकर मैं अपना काम ज्यादा अच्छे से कर सकूंगा। धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसने हुरम की तरफ देखा। आज सारा दिन में वो पहली बार मुस्कुराया था। नहीं, पहले मेरे साथ खेले हूर, अगर तुम मुझे तंग करोगी तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। उसका लहजा फिर से सख्त हुआ और जाकर वो अपनी पहले वाली जगह पर बैठ गया। जब छोटे छोटे कदम उठाती वो उसके करीब आई और अपना हाथ उसके घुटने पर रख दिया। प्लीज इर्तिजा चाचू, खेले ना। उसके कहने पर इर्तिजा ने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यकीनन वो हवेली के किसी अफराद से बात करके आई थी, तभी उसे चाचू कह रही थी। जब उसने बोलना शुरू किया था तब सबने उसे यही सिखाया था कि इर्तिजा उसका चाचू है, इसलिए शुरू शुरू में वो उसे चाचू ही कहती थी, लेकिन इर्तिजा के मना करने और टोकने की वजह से उसकी ये आदत छूट गई थी। लेकिन जब भी वो हवेली में रहती या फिर यहाँ पर ही हवेली के किसी फर्द से बात करती तो वो सब उसे यही कहते थे कि इर्तिजा को चाचू बुलाया करे, क्योंकि बड़ों का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती, और इर्तिजा तो इससे उम्र में था भी काफ़ी बड़ा। किससे बात करके आई हो? गहरा सांस लेकर उसने टेबल पर रखा पेन दूर उछाला। दादी साईं से। हूर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे चाचू मत बुलाया करो, मुझे सिर्फ इर्तिजा बुलाया करो। ठीक है, फिर अब हम खेलें? हम बाद में खेलेंगे हूर, अगर आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे तो मैं आपको चाचू बुलाऊंगी। हूर, उसके लहजे में सख्ती उतर आई जिसे वो समझने से अनजान थी। इर्तिजा चाचू। हूर, एक लफ्ज मजीद मत कहना। इर्तिजा चाचू, इर्तिजा चाचू, इर्तिजा। उसके कहने पर गुस्से में इर्तिजा का मजबूत हाथ उठा, जिसकी वजह से वो नाजुक वजूद फासले पर जा गिरा। उसके हाथ में मौजूद टेडी पेयर भी दूर जा गिरा, जबकि इर्तिजा हैरत और सदमे से अपने हाथ को देख रहा था। इतनी बड़ी गलती उसने कैसे कर दी? हूर, देखो मेरी बात सुनो। उसके करीब जाकर इर्तिजा ने उसे उठाया, जो रोते हुए उसके हाथ से अपना बाजू छुड़ा रही थी। उसके चेहरे पर छपे उंगलियों के निशान देखकर इर्तिजा का दिल चाह रहा था अपना हाथ काट ले। छोड़ो मुझे। उसके रोने पर इर्तिजा ने उसका हाथ छोड़ दिया, जो उसके छोड़ते ही दरवाजा खोलने लगी, लेकिन लॉक काफी ऊपर था और वहां तक उसका हाथ नहीं जाता था। हूर, मेरी बात सुनो। उसके करीब जाकर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन वो रोते हुए अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाए जा रही थी, जैसे ऐसे करने से उसका हाथ लंबा हो जाएगा और लॉक खुल जाएगा। दरवाजा खोले हूर, खोले। उसके रोने में मजीद शिद्दत आई, जिसे देखकर इर्तिजा ने दरवाजा खोल दिया और उसके ऐसा करते ही वो भाग के बाहर चली गई।
ये बात अब उसने सारे घर में बतानी थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके लिए तो बस यही बात अहम थी कि हुरम उससे नाराज़ हो गई है और उसने हुरम पर हाथ उठाया है। वो आजकल उस पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती करने लग गया था। अनजाने में वो उसे कितनी तकलीफ़ देने लग गया था, जिसके बाद वो खुद भी अज़ियत में रहता था। वो खुद भी नहीं जानता था कि हुरम के मामले में ऐसा क्या हो जाता था उसे। हुरम के मामले में वो कितना जुनूनी था। उसका अंदाज़ उसे खुद भी नहीं था। गुस्से से उसने साइड पर पड़ा वॉच उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर फेंका। तेज आवाज के साथ वो कीमती वॉच टुकड़ों में बट गया। अपने बालों में हाथ फेर कर उसने गहरा सांस लिया। हुरम नाराज थी और जब तक वो नाराज रहती तब तक इर्तिजा ने कोई काम ठीक से नहीं कर पाना था। सारा सामान उठाकर उसने एक तरफ रखा और गहरा सांस लेकर वहीं बैठ गया। मैं कैसे इस पर हाथ उठा सकता हूँ, वो खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहने लगा, जब उसके कानों में हिफ्जा की आवाज़ पड़ी। इर्तिजा, नजरें उठाकर उसने सामने खड़ी हिफ्जा को देखा जो खफगी से उसे देख रही थी। हुरम पर हाथ उठाया है तुमने? हाँ। किस लिए इर्तिजा? पता है तुम्हें कितना रो रही थी अभी? उसने ये बात सिर्फ मुझे बताई है। तुम खुद सोचो, अगर हवेली के किसी फर्द को ये बात पता चल गई तो मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो आप उसे भी समझाएं। जब मैं उसे एक बात से मना कर चुका हूँ तो फिर क्यों वो वही काम करती है? उसका लहजा तेज हुआ। क्या कर दिया है उसने? हिफ्जा के कहने पर उसने जब्त से आंखें बंद कर ली। वो मुझे चाचू क्यों बुलाती है? जो रिश्ता है वही बुलाएगी ना। मेरा उससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है मॉम। बेहतर है आप उसे समझा दें, वरना उसकी इस हरकत पर मैं दोबारा उस पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करूंगा। अपनी जगह से उठकर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से चला गया, जिस पर हिफ्जा बस गहरा सांस लेकर रह गई। इर्तिजा जिद्दी था और उसे जिद्दी बनाने वाले उसके माँ बाप ही थे, लेकिन आज तक उसने ऐसा रवैया कभी नहीं अपनाया था जैसा वो हुरम को देखकर अपनाता था। हिफ्जा उसके रवैये को समझ ही नहीं पाती और जो चीज़ समझ में आती उसे वो समझना नहीं चाहती थी। इर्तिजा और हुरम का रिश्ता अलग था। इर्तिजा हुरम के बारे में कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता था जो वो सोचती थी। उसे ये सब चीज़ें अपना वहम लगती थी, लेकिन इर्तिजा हर बार कुछ ऐसा कर देता कि वो फिर इस मामले के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती। कमरे में दाखिल होते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसकी बेडशीट खराब हो रही थी, जबकि स्टडी टेबल पर रखा सामान भी बेतरतीब था। ये काम हुरम ही कर सकती थी। जब भी इर्तिजा उस पर गुस्सा करता या उसे डांटता था तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से जितना हो सकता था उसके कमरे का हुलिया बिगाड़ देती थी। क्योंकि इर्तिजा को फैली चीज़ों से सख्त चिढ़ थी, लेकिन हुरम एक वाहिद हंसी थी जिसकी इस हरकत पर उसने आज तक गुस्सा नहीं किया था। उसे ढूंढते ढूंढते वो बाहर लॉन में आ गया, जहां पर बैठी वो अपने टेडी के साथ खेल रही थी, जबकि करीब ही मजीद खिलौने बिखरे पड़े थे। हूर, उसकी आवाज़ सुनकर हुरम ने आंखें छोटी करके उसे देखा और भागकर अंदर जाने लगी, क्योंकि इर्तिजा से उसके बात करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही इर्तिजा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच चुका था। सॉरी, नाराज़ हो ना तुम मुझसे? उसकी बात का हुरम ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर वो खुद ही मजीद बात करने लगा। होना भी चाहिए, मैंने गलती की है। तुम भी मुझे थप्पड़ मार सकती हो। ये और बात है कि तुम्हारे छोटे छोटे हाथों की थप्पड़ खाकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसके छोटे गुलाबी हाथों को देखकर बेसाख्ता हंसा, जिस पर हुरम मजीद नाराजगी से उसकी तरफ देखने लगी। छोड़े मेरा हाथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाया था, लेकिन तुम तो नाराज हो। उसने अपने हाथ में पकड़ा बैग सामने रखा और उसमें से एक गुड़िया निकाली। ये डोल मैं आयशा को दे दूंगा, क्योंकि तुम तो नाराज हो। उसने गुड़िया उसके सामने की, जिस पर हुरम गौर से गुड़िया को देखने लगी। जब इर्तिजा ने बैग से मजीद चीज़ें निकालकर सामने रखीं, ये चीज़ें अलमीर और अजमीर को दे दूंगा, क्योंकि तुम तो नाराज़ हो मुझसे। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। उसने ललचाई नज़रों से चीज़ों की तरफ देखा और इन सब को वापस बैग में भरकर गुड़िया समेत अपने करीब कर लिया। सच में? हाँ। उसके कहने पर इर्तिजा ने मुस्कुराते हुए बैग हाथ में पकड़ा और डोल उसे थमाकर उसे अपनी गोद में उठाए अंदर की तरफ ले गया। हिफ्जा, दादो, इर्तिजा की स्पेलिंग क्या होती है? हुरम की आवाज़ सुनकर हिफ्जा ने किताब से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा, जो हाथ में गुलाबी रंग का कार्ड पकड़े खड़ी थी। तुम क्या करोगी जानकर? इर्तिजा ने बताया, कल उनकी बर्थडे है तो मैं उनके लिए कार्ड बना रही हूँ, लेकिन मुझे इर्तिजा की स्पेलिंग ठीक से नहीं आती। अच्छा लाओ, मैं लिख देती हूँ। हिफ्जा ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जिस पर वो अपना सर रफ़ी में हिलाने लगी। नहीं, मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। अगर आप लिखेंगी तो राइटिंग चेंज हो जाएगी। उसके कहने पर हिफ्जा ने मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब बिठाया और उसे इर्तिजा के नाम की स्पेलिंग बताने लगी। नाम लिखवाकर वो कार्ड कमरे में लेकर आई और वहां रखा अपना छोटा सा लाल रंग का बैग उठा लिया, जिसमें उसके कलर्स और स्टिकर्स और इस तरह की कई चीज़ें मौजूद थीं। आयरा ने उसका पूरा बैग तैयार करके भेजा था। अपने बैग में से दिल और बारबी वाले स्टिकर निकालकर वो कार्ड पर लगाने लगी, लेकिन फिर रुक गई। इर्तिजा तो लड़का था, फिर उसे बारबी वाले स्टिकर्स क्यों अच्छे लगते? उसके लिए तो लड़कों वाले स्टिकर्स लगाने चाहिए। अपनी जगह से उठकर वो जल्दी से बाहर भागी, जहां थोड़ा ढूंढने के बाद अलमीर और अजमीर उसे
ड्राइंग रूम में कलर करते मिल गए थे। अजमेर, तुम्हारे बेल्टन वाले स्टिकर्स चाहिए। क्यों, तुम्हें भी वो अच्छा लगने लग गया? नहीं, मैं इर्तिजा के लिए ले रही हूँ। इर्तिजा को वो अच्छे नहीं लगेंगे हुरम। हुरम के मुंह से इर्तिजा सुनकर वो दोनों भी उसे नाम से ही मुखातिब करते थे। तुम दे रहे हो या नहीं? उसके कहने पर अलमीर ने अपने बॉक्स में से स्टिकर निकालकर उसे दे दिए, जिसे पकड़कर वो खुशी से वापस कमरे की तरफ भागी और उसे कार्ड पर चिपका दिया। अलमीर और अजमीर हिफ्जा के बराबर वाले कमरे में सोते थे, ताकि अगर इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आराम से उसे बुला सकें, जबकि हुरम हिफ्जा के पास ही सोती थी। इस वक्त भी वो नींद से बेदार हुई थी, लेकिन रोज़ की तरह हिफ्जा उसके बराबर नहीं थी। उसने नींद से भरी भरी आंखें खोलकर अपने आप को देखा। इस वक्त उसने व्हाइट कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, जिस पर प्रिंसेस बनी हुई थी, जबकि बाल ढीली पोनी में कैद थे। होशो हवास बहाल होते ही उसने जल्दी से साइड टेबल की तरफ देखा, जहां कल उसने इर्तिजा के लिए बनाया हुआ कार्ड रखा था। वो अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। कंबल अपने ऊपर से हटाकर उसने कार्ड पकड़ा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसे इर्तिजा को बर्थडे विश जो करना था, वाह, क्या ये मेरी है? उसने हैरत से अपने सामने चिमचिमाती खड़ी ब्लैक टेस्ला को देखते हुए कहा, हाँ, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। एहसान की बात सुनते ही वो खुशी से उसके गले लग गया, जबकि दूर खड़ी हुरम अपने हाथ में पकड़ा कार्ड लिए मुंह बनाती हुई वापस चली गई। इर्तिजा को इतना बड़ा तोहफा मिल गया था, अब भला उसे हुरम के कार्ड की क्या जरूरत थी? वो वापस कमरे की तरफ जाने लगी जब उसे पीछे से इर्तिजा की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने मुड़कर देखा। जहां खड़ा इर्तिजा उसे ही देख रहा था और वहां उसे खड़ा देखकर उसने अपना हाथ जल्दी से पीछे कर लिया। तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, इर्तिजा ने उसके सामने बैठकर कहा, जिस पर उसने अपनी नजरें झुका ली। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, दिखाओ। उसका हाथ खुद ही सामने करके इर्तिजा ने उसके हाथ में पकड़ा कार्ड ले लिया और उसे देखते ही लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? आपको अच्छा लगा? हाँ, पर तुम बताओ, क्या ये वाकई मेरे लिए है? उसके कहने पर हुरम ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो फिर मुझे दिया क्यों नहीं? आपको इतनी बड़ी गाड़ी मिल गई तो मुझे लगा आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथों को खोलकर वो उसे बताने लगी कि उसे कितनी बड़ी गाड़ी मिल गई है। हाँ, मुझे गाड़ी मिल गई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा तोहफा मुझे पसंद नहीं आएगा। ये तो बेस्ट गिफ्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। गाड़ी से भी ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल गाड़ी से भी ज़्यादा। उसके कहने पर वो खुशी से खिलखिलाई। इर्तिजा को उसका बनाया कार्ड जो पसंद आ गया था। वो हुरम शाह का तोहफा था। इर्तिजा आफंदी को वो कैसे पसंद नहीं आता? 22 साल बाद हैरत व बेयकीनी से वो सड़क पर पड़े उसके खून में लथपथ वजूद को देख रहा था। इसे क्या करना चाहिए था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जहन बंद हो चुका हो। हवास बहाल होते ही वो भागते हुए उसके करीब आया और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे होश दिलाने लगा। आइज़ल, उठो। उसका गाल थपथपाकर वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब कुछ बेसुध था। उसका दिल घबरा रहा था। पहली बार उसने इस तरह के हालात का सामना किया था। उसे क्या करना चाहिए था, उसे नहीं पता था। जहन पर इस वक्त बस एक ही चीज़ सवार थी कि आइज़ल शाह इस हालत में उसकी वजह से थी। शाह हवेली में हर तरफ शोर मचा हुआ था, जबकि पूरे घर को हर तरफ से सजाया जा रहा था, क्योंकि आज जन्नत आलम शाह की 19वीं सालगिरह थी। और इस शोर शराबे में मजीद शोर जन्नत की चीख ने किया, हुरम, रुको। गाड़ी से उतरते ही वो भागते हुए उसके पीछे गई, जो उससे पहले ही गाड़ी से उतरकर अंदर भाग चुकी थी, क्योंकि जानती थी सफ़र में जन्नत ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था। लेकिन घर पहुंचने के बाद उसकी खैर नहीं थी, और रास्ते में भी जन्नत ने अपना गुस्सा किस तरह जब्त किया था, ये सिर्फ वही जानती थी। फूफो जान, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? उसने भागते हुए चिल्लाकर कहा, ताकि जन्नत को उसकी बात ठीक से समझ आ जाए। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। भागते हुए वो दोनों अंदर दाखिल हुई, जहां जरियाम खड़ा हुआ था। उसे देखते ही हुरम उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और सुकून भरा सांस लिया, क्योंकि जरियाम के होते हुए तो जन्नत उसका कुछ नहीं कर सकती थी। बाबा साईं बचा ले, फूफो जान तो मुझे मारने पर तुली हुई है। सब उसे जन्नत ही बुलाते थे, बस एक हुरम थी जो उसे छेड़ने की खातिर फूफो जान बुलाती थी। आराम से, क्या हो गया है? उसने जन्नत के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखा, जो घूरते हुए उसके पीछे खड़ी हुरम को देख रही थी। लाला, इसने मेरी सारी दोस्तों को ये बात बता दी कि मैं इसकी फूफो हूँ, तो इसमें गलत क्या है जन्नत? वो सब मुझे तंग कर रही हैं, मेरा मजाक बना रही हैं कि फूफो से बड़ी तो भतीजी है। ऊपर से हर जगह पर मेरा नाम जन्नत फूफो के नाम से मशहूर हो चुका है। उसके कहने पर जरियाम ने मुस्कुराहट दबाकर अपने पीछे खड़ी पूरम को देखा। आप भी हंस लें, मुझे बात ही नहीं करनी है, वो फवगी से कहती हुई जाने लगी, जबकि जरियाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। जन्नत, नाराज मत हो। हाँ जन्नत, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? शुक्र करो इसने तुम्हें कोई रिश्ता दे दिया, वरना हम सब जानते हैं आलम दादा को तुम कचरे के ढेर पर मिली थी।
वहां बैठे अलमीर की बात सुनकर वो आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। हाँ बिल्कुल, और इसी कचरे के ढेर पर तुम और तुम्हारा भाई कचरा चुन रहे थे, इसलिए बाबा साईं तुम दोनों को भी ले आए। उसके कहने पर सैंडविच खाते अजमीर ने मुंह बिगाड़ा। मैंने थोड़ी कुछ कहा है जन्नत, जो तुम मुझे भी उसके साथ घसीट रही हो। घसीटना पड़ता है, ये तुम्हारा ट्वीनी जो है। उसके कहने पर अजमीर ने मुंह बनाकर पूरा सैंडविच एक साथ ही मुंह में रख लिया। अलमीर की वजह से उसे भी हमेशा कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था। घर में दाखिल होते ही उसने अपना कोट उतारकर टाई ढीली की और तेज तेज कदम उठाता अपने कमरे की तरफ चला गया। आज जो चीज गैर मामूली थी वो थी हुरम की मौजूदगी, क्योंकि जब से हुरम यहाँ आई थी घर में दाखिल होते ही उसे सबसे पहले हुरम का चेहरा देखने को मिलता था, लेकिन आज वो यहाँ नहीं थी और ये बात इर्तिजा को बेचैन कर रही थी। अपना कोट और सामान उसने कमरे में रखा और हुरम के कमरे की तरफ चला गया। वहां से उसका सामान गायब था, जिसका एक ही मतलब था कि वो पाकिस्तान जा चुकी थी। माथे पर बल डाले वो तेज तेज कदम उठाता हिफ्जा के कमरे की तरफ गया। तुम कब आए इर्तजा? उसे देखते ही हिफ्जा के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। हूर कहाँ है मॉम? वो पाकिस्तान चली गई है, बताया तो था तुम्हें। एहसान ने उसकी फ्लाइट पहले ही बुक करवा दी थी। अपने काम की वजह से वो ज्यादा पाकिस्तान नहीं जा पाता था, लेकिन हर छुट्टियों में सब बच्चे यहाँ पर जरूर आते थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि हुरम उससे मुलाकात किए बिना चली गई थी। मुझे बताया भी नहीं, वो मुझसे मिले बिना कैसे जा सकती है? कॉल की थी तुम्हें, तुमने शायद देखी नहीं। मिर्जा की बात सुनकर गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए वो उसके कमरे से निकलकर चला गया और हुरम यहाँ नहीं थी, इसलिए उसका सारा मूड खराब हो चुका था। उसने वार्डरोब से ब्लैक कलर की कमीज शलवार निकालकर जेबी तन की और बालों का ढीला सा जूड़ा बना लिया, जिनमें अब हल्के हल्के सफेद बाल भी नुमायां होते थे। लेकिन आलम शाह के लिए तो वो अभी भी जवान और खूबसूरत थी। उसकी कही ये बात सोचते ही आयरा के लबों पर मुस्कुराहट फैली, जब आलम ने उसे पीछे से अपने हिसार में ले लिया। अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो जाने आलम? आलम हटे, पहले ही देर हो रही है। उसने शीशे में नजर आते आलम को घूर कर देखा, जिसने खुद भी ब्लैक कलर का कमीज शलवार पहना हुआ था, जबकि बालों में सफेदी झलक रही थी। कोई देर नहीं हो रही है, हमने कौन सा दूसरे शहर जाना है? दो कदम उठाकर नीचे ही तो जाना है। आलम शाह अपनी हरकतें सुधार लें, ज्यादा नहीं तो अपनी उम्र का ही लिहाज कर ले। क्या लिहाज करूं जाने आलम, अभी तो मैं जवान हूँ। आलम की बात सुनकर वो बेसाख्ता ही हंसी, जबकि कमरे का दरवाजा बजने लगा। आ जाओ। आलम की आवाज पर जन्नत ने दरवाजा खोलकर अपना चेहरा अंदर किया और उसे देखते ही दिलकश मुस्कुराहट आलम के लबों पर बिखर गई। वो आलम शाह की जान थी, जिसे वो जरियाम और आहान से ज्यादा प्यार करता था। उसे बेटी की ख्वाहिश थी जो जन्नत ने पूरी कर दी थी। और दूसरा, वो दिखने में बिल्कुल आयरा की तरह थी। आंखें, बाल, होंठ, सब कुछ उसने आयरा से ही लिया था। आज वो मेरी जान, नीचे चले ना, आप दोनों सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो, मैं तो कब से कह रहा था, ये तुम्हारी माँ ही देर करवा रही है। उसके कहने पर आयरा ने घूर कर उसे देखा और उसकी घुरी को इग्नोर करके वो जन्नत के साथ नीचे चला गया। घर में दाखिल होते ही वो अपने कमरे में चला गया और थोड़ी ही देर बाद तैयार होकर फ्रेश सा बाहर निकला। और अब जिस हस्ती को देखने की उसे बेताबी थी वो थी आइजल शाह, जो पूरे घर में देखने के बाद भी उसे कहीं नहीं मिली थी। हयात, आइजल कहाँ है? सब लोग यहीं मौजूद थे सिवाय आइजल के, और ऐसे में उसकी गैर मौजूदगी शामिर को परेशान कर रही थी। वो स्कूल से वापस नहीं आई? क्या मतलब? वो अभी तक नहीं आई? ड्राइवर गया तो था उसे लेने के लिए। शामिर, उसने कहा था वो नूर के साथ आएगी, हो सकता है इसीलिए देर हो गई हो। लेकिन नूर और असेरम भाई तो सुबह ही जा चुके हैं, आज उनकी फ्लाइट थी ना। तो फिर आइजल वहां क्या कर रही है? उसे तो आ जाना चाहिए था। उसके लहजे में परेशानी दर आई। असलन वही है, मैं इससे फोन करके पूछता हूँ, यकीनन आइजल उसके साथ होगी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, जब उसकी कॉल करने से पहले ही असलम यार की कॉल आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल पिक की और उसकी बात सुनते ही शामिर की मुस्कुराहट सिमट गई। मामू, आइजल का एक्सीडेंट हो गया है, उसने भीगे लहजे में कहा, जबकि उसकी बात सुनकर शामिर का तो जैसे सांस ही रुक चुका था। क्या कह रहे हो असमन? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? उसने चिल्लाकर कहा, जिसे सुनकर आसपास खड़े अफराद उसकी तरफ देखने लगे। मैं उसे ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। प्लीज आप आ जाएं। उसे हॉस्पिटल का नाम पूछते ही शामिर ने फोन रखा और अपने साथ खड़ी हयात को देखा, जो फिक्रमंदी से उसे ही देख रही थी। क्या हुआ है? आइजल कहाँ है? उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसे जवाब देकर वो तेज तेज कदम उठाता बाहर की जानिब चला गया, जबकि उसकी बात सुनकर बाकी अफराद भी जल्दी से बाहर की तरफ भागे। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही उसे असफन बाहिर ही मिल गया, जो रो रहा था। ऐसा वाकई उसके साथ पहली बार पेश आया था। उसका घबराना बनता था। शुक्र था कि ड्राइवर यहाँ पर मौजूद था, इसलिए सब कुछ उसने ही मैनेज किया था।
ड्राइवर से पूछकर वो इसी तरफ ही चला गया जहां आइजल इस वक्त मौजूद थी। असफंगार की हालत देखकर उसे दुख हो रहा था, लेकिन इस वक्त असफंगार से ज्यादा अहम उसके लिए अपनी बेटी थी। उसने भीगी आंखों से शामिर की पुश्त को देखा। जब उसे अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस हुआ, उसने मुड़कर देखा और वहां खड़े जरियाम को देखकर रोते हुए उसके गले लग गया। असफन, चुप हो जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आइजल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसकी कमर थपथपाते उसने तसल्ली दी। अगर नूर और असीरम यहाँ होते तो वो इतना घबराया हुआ नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ उसने अकेले सहा था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही घबरा रहा था। उसे लेकर बाकी सब भी इसी तरफ चले गए जहां शामिर गया था। शामिर को क्या हो गया है? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। असीम ने उसे कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी, जिस पर उसने भीगी आंखों से अपने बाप की तरफ देखा। बाबा साईं, मेरी आइजल तो बहुत मासूम है, उसके साथ ये सब क्यों हुआ है? बिल्कुल, हमारी आइजल मासूम है, उसने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो उसके साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। देखना तुम, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर शामिर ने लब भींच कर अपना सर हिलाया। जब डॉक्टर रूम से बाहर निकले, इन्हें देखते ही सब बेचैनी से अपनी जगह से उठे। मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना? मिस्टर शाह, हम कुछ नहीं कह सकते, ये 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। कुछ भी हो सकता है, वो कोमा में भी जा सकती हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो सकती है, या फिर हो सकता है वो इसी हालत में मर। खबरदार जो एक लफ्ज भी कहा। कुछ नहीं हुआ है मेरी बेटी को, ठीक करो इसे। उसने चिल्लाते हुए डॉक्टर को कोट पकड़कर उसने झंझोड़ा, जिस पर साहिर ने जल्दी से उसे खींचकर पीछे किया और डॉक्टर से माजरत की। शामिर की कैफियत समझकर डॉक्टर ने अपना सर हिलाया और वहां से चले गए, जिस पर वो बेबसी से साहिर की तरफ देखने लगा। मेरी आइजल, शामिर कुछ नहीं हुआ है आइजल को, ठीक है, वो बहुत जल्द उसे होश आ जाएगा। उसने शामिर को अपने साथ लगाया, जो लब भींच कर अपने आंसू काबू करने की कोशिश कर रहा था। हयात को कॉल करके कहो आइजल ठीक है, वरना वो इसी तरह से परेशान होती रहेगी। जल्दी जल्दी में सिर्फ घर के बड़े ही हॉस्पिटल आए थे। यकीनन हवेली में इस वक्त सब बेचैनी से बैठे किसी की कॉल का ही इंतजार कर रहे होंगे, जिसमें वो सबको आइजल की खैरियत की खबर दे। कॉल करो। उसके दोबारा कहने पर शामिर ने अपने आंसू साफ करके अपना सर हिलाया और अपना मोबाइल निकाला, जहां हयात की 12 मिस कॉल्स लगी हुई थी। जो बात उसने सुनी, ये बात वो हयात को बताने का हौसला नहीं रखता था। बेहतर था उसे झूठ ही बोल दिया जाता, वैसे भी इसमें झूठ था ही क्या। उसे यकीन था कि उसकी बेटी को कुछ नहीं होगा और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उसने आयशा से कमरे का दरवाजा खोला, जिसकी वजह से बाहर से आती रोशनी ने अंधेरे कमरे में उजाला किया। दरवाजा बंद करके असीरम ने कमरे की लाइट ऑन की और नजर कमरे के कोने में बैठे असफंयार पर गई। आइजल के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही असीरम और नूर अर्जेंट फ्लाइट से वापस आ चुके थे, लेकिन वापस आकर जो चीज उसे यहाँ देखने को मिली थी, वो था बदला हुआ असफंयार। वो असीरम और नूर की इकलौती और लाडली औलाद था, पर ज्यादा लाडला वो असीरम का था, जबकि उसके बरअक्स नूर हमेशा यही कहती थी कि असफन को इतना लाड प्यार ना दिया जाए कि वो बिगड़ जाए। लेकिन असीरम ने कभी उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। असफन, उसकी आवाज सुनकर असफन यार ने अपनी नीली आंखें उठाकर उसे देखा। जब आइजल हॉस्पिटल में एडमिट थी तब वो रो रहा था, लेकिन जब से उसे आइजल के कोमा में जाने की खबर मिली थी तब से उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। और ये सब चीजें असीरम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं कि उस दिन क्या हुआ था? अब तक किसी ने इस बारे में नहीं पूछा, क्योंकि इन्हें तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही थी, पर मैं अब जानना चाहता हूँ। बताओ मुझे, उस दिन क्या हुआ था? उसे उठाकर असीरम ने बेड पर बिठाया और खुद उसके बराबर बैठ गया। उस दिन आइजल घर आई थी ना, बताओ क्या हुआ था उस दिन? तुमने सारे गार्ड्स और सर्वेंट को भी छुट्टी दे दी थी, क्यों? उसके कहने पर असफंद यार ने जोर से आंखें मीच ली। असफंद, बताओ मुझे, उस दिन क्या हुआ था? बाबा, आइजल यहाँ आई थी, वो मेरे साथ ही थी। फिर उसने कहा कि उसे घर जाना है, तो मैंने उससे कहा था कि ड्राइवर बाहर खड़ा है, उसके साथ चली जाओ। वो बाहर चली गई थी और बस तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने नजरें झुकाकर एक ही सांस में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनते ही असीरम गहरा सांस लेकर रह गया। समझ ही नहीं आया कि वो सच कह रहा था या फिर झूठ। गार्ड्स को क्यों छुट्टी दी थी तुमने? मुझे नहीं पसंद हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हैं, उलझन होने लग गई है मुझे इनकी वजह से। उसकी बात सुनकर असीरम ने हैरत से उसे देखा। ये बात असफन यार कह रहा था, जो लोगों को दिखाने के लिए खुद गार्ड की एक फौज अपने साथ लेकर फिरता था। असफन, मैं तुम पर एतबार करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुमने अभी मुझसे जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। उसके कहने पर असफन यार ने गहरा सांस लेकर अपना सर हिलाया। उसका दिल चाह रहा था खुद को कुछ कर ले। आइजल कोमा में जा चुकी थी सिर्फ उसकी वजह से, और उसने अपने बाप से पहली बार झूठ कहा था। एक पल के लिए उसके जहन में ये बात आई थी कि अगर आइजल को होश आ गया तो क्या होगा, और इस सोच ने ही उसके पूरे वजूद को झंझोर डाला था।
अगर आइज़ल होश में आकर घर वालों को सब कुछ बता देती तो क्या होता? वो तो शायद अपने माँ-बाप से कभी नज़रें भी नहीं मिला पाता। उसकी खामोशी देखकर असीरम अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगा जब उसके कानों में असफंयार की आवाज़ पड़ी। बाबा, आप चाहते थे ना मैं तालीम के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊँ? असीरम ने चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा। ये उसकी ख्वाहिश थी कि असफंयार अपनी तालीम अब्रॉड जाकर हासिल करे, लेकिन इस बात के लिए वो कभी नहीं माना था, क्योंकि यहाँ उसके बाप की वजह से उसे जो मुकाम, जो इज्जत मिलती थी, उसे लगता था बाहर जाकर शायद वो सब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो हमेशा इस बात को टालता आया था, लेकिन आज वो खुद ही ये बात कह रहा था। हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। असफंद, क्या वाकई सब कुछ ठीक है? हाँ, बस मैं इस सब के बाद से डर गया हूँ। मुझे यहाँ से जाना है, इस माहौल से जाना है। उसकी बात समझकर असीरम ने अपना सर हाँ में हिलाया और कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद कब से रुके हुए आंसू टूटकर असफंयार की आंखों से बह निकले। कमरे में आकर उसने अपनी वार्डरोब खोली और असफंयार का ज़रूरी सामान निकालने लगा। उसके जाने की तैयारी वो पहले ही कर चुका था, लेकिन असफंयार के ना कहने पर उसने ये सब कुछ एक कोने में पटक दिया था। लेकिन अब उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि असफंयार जाना चाहता था। असीरफ, क्या कर रहे हैं? वॉशरूम से निकलते ही उसने हैरत से बेड पर पड़े सामान को देखते हुए कहा। असफंद जाने के लिए राज़ी हो गया है। कैसे? और आप उसे जाने का क्यों कह रहे हैं? वो इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि उसे अकेला कहीं भेजा जाए। असीरम, वो इस हादसे के बाद से बहुत डर गया है। नूर, बिल्कुल वो इस वक्त ठीक हालत में नहीं है, लेकिन उसकी हालत वहाँ जाकर ही ठीक होगी। मुझ पर भरोसा रखो, मैं उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं करूँगा। अपनी बात कहकर वो कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद नूर ने दुख से बेड पर पड़े सामान को देखा। वो कैसे अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन असीरम ये सब कर रहा था तो यकीनन असफंयार की बेहतरी की वजह से ही कर रहा था। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकते ही वो गाड़ी से उतरा। इस वक्त उसने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स और ब्लू जैकेट पहनी हुई थी और नीली आंखों में संजीदगी छाई हुई थी। गहरा सांस लेकर वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और सीधा आइजल के रूम में गया, जहां हयात बैठी हुई थी। हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को रुकने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इस वक्त भी वहां पर सिर्फ हयात, शाह, मीर और माहिर मौजूद थे, जबकि बाकी के अफराद नूर के घर पर मौजूद थे। कैसी है मोमानी? उसकी संजीदा सी आवाज़ सुनकर हयात ने होले से अपना सर हिला दिया। मामू कहाँ हैं? वो माहिर भाई के साथ किसी ज़रूरी काम से गए थे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर असफंयार ने अपना सर हिलाया। जब मोबाइल पर आती कॉल देखकर हयात अपनी जगह से उठकर बाहर चली गई और उसके जाते ही असफंयार की नज़रों का मरकज़ वहीं बेड पर लेडी आइजल बन गई, जिसे देखने के लिए वो यहाँ आया था। वो 2 हफ्तों से इसी बेड पर पड़ी थी। भला किसने सोचा था कभी ऐसा भी कोई दिन देखना पड़ेगा? मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है आइजल, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जा रहा हूँ, वापस कब आऊँगा नहीं जानता। बस जाने से पहले आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था। उसने आइजल के बालों में हाथ फेरा और उसका हाथ थामकर नरमी से उसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रख दिए। बंद आंखों से 2 आंसू टूटकर आइजल के गाल पर गिरे, जिन्हें उसने खुद ही नरमी से साफ कर दिया और इससे दूर होकर तेज से कदम उठाता बाहर चला गया, ताकि आइजल से दूर जा सके, बहुत दूर। वो उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके दूर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो तो आइजल शाह की यादें अपने साथ लेकर जा रहा था, जिनसे उसका पीछा अब कभी नहीं छूटना था। चंद साल बाद फजर का वक्त होते ही मामूल के मुताबिक घर के सारे अफराद एक एक करके उठने लगे। जब वो छोटे छोटे कदम उठाती अपने हाथ में छोटी सी कैंची लिए असीम के कमरे की तरफ गई, दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा उसके वजूद से टकराई। एसी की कूलिंग ने पूरे कमरे को अच्छा खासा ठंडा किया हुआ था। हंसते हुए वो उसके करीब जाकर उसे देखने लगी और फिर निचला लब दांतों में दबाए उसकी मूंछ का कोना पकड़ा, लेकिन इससे पहले वो उसे काट पाती, असीम उसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले चुका था, जिस पर उसने मुंह बनाकर उसे देखा। दादा साईं, काटने तो देते। दादा की जान, ये अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मुझे मजा आता है। उसे असीम की बड़ी बड़ी मूछें कभी भी पसंद नहीं थी। मूछें तो आलम और जरियाम की भी थी, पर वो इतनी बड़ी नहीं थी। पता है मेरे चंदा, जब पहले तुमने ये हरकत की तब तुम्हारे आलम दादा ने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। तुम चाहती हो वो फिर से ऐसा करे? उसके कहने पर आयशा ने जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया, जिसे देखकर उसने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। यूनिवर्सिटी से आते ही वो सीधा अपने कमरे में गई और फ्रेश होते ही किताबें खोलकर बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा बजा, उसने मसरूफियत भरे अंदाज में बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी और इजाज़त मिलते ही बाहर खड़े सालार कमरे में आ गया। उसने नज़रें उठाकर उसे देखा, जहाँ वो मुतमईन सा खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। दिखने में वो अपने बाप की तरह था, लेकिन इससे भी ज़्यादा वो असीम से मुशाहबत रखता था। बिखरे बाल, गंदुमी रंगत और चेहरे का हर नक्श उसने अपने दादा से चुराया था। वो 21 साल का था, लेकिन उसका वर्जिशी वजूद अपनी उम्र से बड़ा बताता था। उसके ऊपर उसके सख्त लहजे की वजह से लोग उससे कम ही बात करते थे। घर वालों के अलावा उसे खुद भी किसी के साथ ज़्यादा फ्रैंक
होना पसंद नहीं था। वो जन्नत से 1 साल छोटा था, लेकिन 4-5 साल बड़ा लगता था। अगर कहा जाए कि वो शाह हवेली का ज़िद्दी बंदा था, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब वो अपनी ज़िद पर आता था, तो किसी की नहीं सुनता था। क्या हो रहा है जन्नत? कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही है। तुम्हें क्या चाहिए? हर वक़्त पढ़ती रहती हो, कभी तो इन किताबों की जान छोड़ दिया करें। उसने जन्नत के पास बिखरी किताबों को देखते हुए कहा। उसकी पहली मोहब्बत उसके घरवाले थे और घरवालों के अलावा जन्नत शाह की दूसरी मोहब्बत उसकी पढ़ाई थी। उसे पढ़ाई का बेहद शौक था और उसका एमबीबीएस का 3rd ईयर चल रहा था। जब से उसका एडमिशन हुआ था, तब से उसकी ज़िंदगी ही जैसे किताबों से शुरू होकर किताबों पर ख़त्म हो चुकी थी। सालार, तुम जानते हो ना, जब पढ़ाई करते वक़्त कोई मुझे तंग करे तो मुझे कितना बुरा लगता है, इसलिए मेरा और अपना वक़्त ज़ाया मत करो और जाकर कोई काम करो। मेरे साथ बाहर चलें, हम बाहर जाएँगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और फिर घूम-फिर कर डिनर करके वापस आ जाएँगे। सालार, मुझे पढ़ना है। उसके कहने पर गहरा सांस लेकर वो कमरे से चला गया। जब नज़र बाहर बैठी नूर पर गई, जो उसे देखते ही मुस्कुरा उठी। पढ़ाई की वजह से हवेली के सारे बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर रहते थे। सालार और जन्नत लाहौर, नूर के पास अजमेर, मन्नत और मिराल अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके थे, इसलिए वो हवेली में ही पाए जाते थे, जबकि अलमीर टर्की में रहता था, जहाँ इस वक्त वो साहिर के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ऑफिस के कामों में उसे हमेशा से दिलचस्पी थी, इसलिए कम उम्री में ही उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो ऑफिस का काम भी बड़े आराम से सरअंजाम दे रहा था। उसका बीबीए का लास्ट ईयर चल रहा था। उसकी ये ख्वाहिश थी कि अजमीर भी उसके साथ ही पढ़ता, लेकिन उसे पढ़ाई से कोई इतनी खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने लाहौर की यूनिवर्सिटी से ही बीए कर लिया था। असफंयार ऑस्ट्रेलिया में रहता था और इन सब के अलावा हुरम रहती थी न्यूयॉर्क में। कुछ जरियान की ख्वाहिश थी तो कुछ ईना का इसरार, जिसे देखकर जरियान ने उसे वहां पर भेज दिया और अपने इस फैसले पर वो हमेशा मुतमईन रहता था, क्योंकि वहां पर ईना थी जो अपनी फैमिली के साथ हिफ्जा और एहसान के साथ ही शिफ्ट हो चुकी थी और उसकी वहां मौजूदगी जरियान हुई हर फिक्र भुला देती थी। मुतसिम का इरादा था कि सारे बच्चे एक ही जगह पर रहते, लेकिन हर किसी की अपनी मर्जी थी, जिसे देखकर उसने कोई इसरार नहीं किया, क्योंकि सब अपनों के दरमियान में ही रहते थे। जन्नत ने कमरे से निकाल दिया? नहीं, खैर निकाला तो नहीं है फूफो साईं, लेकिन अगर थोड़ी देर मज़ीद अंदर रहता तो हो सकता था निकाल देती। वो पढ़ रही है ना सालार, तुम जानते तो हो उसे नहीं पसंद कोई उसे पढ़ते वक़्त डिस्टर्ब करे। वो तो हर वक़्त ही पढ़ती रहती हैं फूफो साईं, कभी कुछ वक़्त हमारे साथ भी गुज़ार लिया करें। तुम मूड ख़राब मत करो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, फ्रिज में रखी है, जाकर खा लो और हयात से भी बात कर लेना। जी कर लूँगा। उसने होले से अपना सर हिलाया और किचन की तरफ चला गया। किचन में दाखिल होते ही वो खराब मूड के साथ वहां पर बैठ गया। अगर उसे कभी किसी चीज पर गुस्सा आता था तो वो था जन्नत के इग्नोर करने पर। कभी कभी तो दिल चाहता था कि उसकी इन किताबों को ही आग लगा दे, जिनकी वजह से वो उसे इग्नोर करती थी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जन्नत के लिए उसकी किताबें क्या अहमियत रखती थी वो बहुत अच्छे से जानता था। जहन में ख्याल आते ही उसने दराज में से छुरी निकाली और अगले ही लम्हे अपने हाथ पर फेर ली। खून तेजी से बहना शुरू हो गया। नाजिया, उसके चिल्लाने की आवाज पर बाहर काम करती नाजिया भागकर आई और पहली ही नजर उसके हाथ से बहते खून पर गई। सालार साहब, आपका तो खून बह रहा है। हाँ तो जाओ जल्दी से जन्नत बीवी को बुला कर लाओ। उसके कहने पर वो अपना सर हिलाकर भागते हुए जन्नत के कमरे में गई और उसके अंदाजे के मुताबिक चंद सेकंड बाद ही जन्नत भागती हुई वहां पर आ गई। ये क्या हो गया? उसका खून से भरा हाथ पकड़कर वो जख्म दिखने लगी। नाजिया, मेरे कमरे में साइड टेबल की दराज में एक बॉक्स रखा है, उसे लेकर आओ। उसकी बात सुनकर वो अपना सर हिलाती हुई उसके कमरे की तरफ भाग गई। तुम्हें चोट कैसे लगी सालार? छुरी से। उसकी बात सुनकर जख्म देखती जन्नत ने नजरें उठाकर उसे देखा, जो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे ही देखने में मसरूफ था। जन्नत, क्या हुआ है? नूर की आवाज पर वो चौंकी और उसके पीछे ही किचन में दाखिल होती नाजिया के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जख्म उसका साफ करने लगी। कुछ नहीं हुआ है फूफो, बस छुरी से हल्का सा कट लग गया था। उसकी फिक्रमंदी देखकर सालार ने उसे मुतमईन करना चाहा, लेकिन तुम छुरी का क्या कर रहे थे? जन्नत की संजीदा आवाज पर वो नूर से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखने लगा। हाथ काट रहा था, उसने हंसते हुए कहा, जिस पर नूर ने घूर कर उसे देखा। इन दोनों की ही उसकी ये बात मजाक लग रही थी। अच्छा जन्नत, अब डिस्टर्ब तो आप हो ही चुकी हैं, तो फिर क्या ख्याल है बाहर चले? बैंडेज होते ही वो फिर से उसी बात पर आ गया। जन्नत चली जाओ, बेचारा कब से कह रहा है। उसकी बात सुनकर जन्नत ने अपना सर होले से इकरार में हिलाया, जिसे देखकर नूर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। पर सालार, तुम एक हाथ से ड्राइविंग नहीं कर सकते, मैं एक हाथ से भी बहुत अच्छी ड्राइविंग कर सकता हूँ, आप मौका तो दें। ऐसा लग रहा है तुमने बाहर जाने के लिए हाथ जानबूझकर काटा था। आपको क्या लगता है आपके साथ टाइम गुजारना मेरे लिए इतना अहम है जो अपना खून बहा दूंगा? उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए उसने गहरा सांस लिया और उठकर वहां से जाने लगी। हाथ साफ करके आ रही हूँ, ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई।
कमरे में उसकी गैर मौजूदगी देखकर वो बाहर चली गई, क्योंकि उसे पता था आइज़ल अगर अपने कमरे में नहीं थी तो उसने बाहर लॉन में ही होना था, क्योंकि वो आइज़ल की फेवरेट जगह थी। लॉन में जाते ही उसकी नज़र वहाँ खड़ी आइज़ल पर पड़ी, जो वहाँ लगे झूले में अपना टेडी बिठाए उसे झूला झुला रही थी। वो 18 साल की थी, लेकिन अपनी सेहत और कद के बाईस 15-16 साल की लगती थी। उसकी पेशानी पर बिखरे बेबी हेयर उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत में मज़ीद इज़ाफ़ा करते थे, जबकि सिल्की बालों ने पीछे से आधी कमर ढाँप रखी थी। वो 18 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह था, और ऐसा तब से था जब से वो कोमा से बाहर निकली थी। जब वो होश में आई थी तब वो गुजरी सब बातें भूल चुकी थी, और इसके अलावा उसकी दिमागी सलाहियत भी काफ़ी मुतासिर हुई थी। उसे इस तरह देखकर घर में सबकी आंखें ही भीग जाती थीं, लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनकी आइज़ल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो हवेली में सबकी लाडली थी, लेकिन शाहमीर की तो उसमें जान बसती थी। ना उसने खुद आज तक आइज़ल से तेज़ आवाज़ में बात की थी, और ना ही किसी को करने दी थी। वो शरारती था, लेकिन उसकी सारी शरारतें तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन आइज़ल का एक्सीडेंट हुआ था, और अब उसका शरारती मूड कभी-कभी ही ऑन होता था। तो वो अब भी एक नरम को इंसान, लेकिन बात जब उसकी बेटी पर आती थी तो उसकी सारी नरमी सख्ती में तब्दील हो जाती थी। आइज़ल हयात की आवाज़ सुनकर उसके झुला-झुलाते हाथ रुके। चलो आओ खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बनाए हैं। हयात की बात सुनते ही उसकी सारी भूख जाग उठी। वहाँ रखा अपना टेडी बेयर उठाकर वो जल्दी से अंदर भाग गई, जिस पर हयात भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली गई। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद जन्नत ने अपनी कुछ बुक्स खरीदी, और उसके बाद सालार उसे लेकर रेस्टोरेंट में चला गया, जहाँ पर उसने जन्नत का फेवरेट खाना ऑर्डर किया था, लेकिन वो भी उसने बेदिली से ही खाया, क्योंकि अपना इतना अहम काम वो सालार की वजह से छोड़कर आई थी, और जब तक घर जाकर उसने अपना काम मुकम्मल नहीं करना था, मूड इसी तरह बिगड़ा रहता, क्योंकि उसके नज़दीक उसकी पढ़ाई हमेशा उसकी पहली तरजीह रही थी। आइसक्रीम खाने चले? रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही उसने कहा, जिस पर जन्नत ने घूर कर उसे देखा। सालार, अब बस मुझे घर जाना है, तुम नहीं लेकर गए तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा ना, घर ही चलते हैं, नाराज क्यों हो रही हैं? वॉलेट जेब में रखते उसके हाथ थमे, पेशानी पर बल डाले वो अपनी पॉकेट चेक करने लगा, जिनमें सिर्फ गाड़ी की चाबी थी। मैं मोबाइल शायद अंदर ही भूल गया, गाड़ी के पास जाएं, मैं 2 मिनट में आया। वो जल्दी से वापस अंदर की तरफ चला गया, जिस पर अपना सर नफी में हिलाती वो गाड़ी की तरफ चली गई, जहाँ पर दूसरी गाड़ी के साथ 3 लड़के खड़े थे, जो उसके वहां आते ही उसे देखने लगे। चेहरा मोड़कर वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ी हो गई, जब उसे इन लड़कों की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पर कोई तबसरा कर रहे थे। जाने मन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसे लड़कों को वो हमेशा इग्नोर करती थी। अलबत्ता ये दुआ ज़रूर की थी कि सालार कुछ ऐसा ना सुन ले, वरना फिर उसका दिमाग खराब हो जाना था। चले, उसके करीब आते ही सालार ने मुस्कुराते हुए कहा, जब नज़र दूर गाड़ी के करीब खड़े लड़कों पर गई, जो वहां खड़ी जन्नत को देख रहे थे, और किस तरह से देख रहे थे ये बात भी वो बखूबी समझता था। माथे पर बल डाले वो उनकी जाने बढ़ने लगा, जब जन्नत ने उसका मजबूत बाजू थाम लिया। सालार, चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर चलो। उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाकर वो उनकी जाने बढ़ा। क्या मसला है? क्या मतलब? तुम इन्हें क्यों देख रहे थे? उसके कहने पर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जब उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अच्छी लगी हमें, इसलिए देख रहे थे। उसकी बात सुनकर जन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली। जानती थी अब यकीनन सालार का दिमाग घूम जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जब उसे गुस्सा आता था तब वो सब कुछ भूल जाता था, और इस वक्त भी वो अकेला इन तीनों पर भारी था। उनकी लड़ाई देखकर वहां दूर खड़े लोग इन्हें देखने लगे, जबकि इस तमाशे से तंग आकर वो जल्दी से उसके करीब गई। जो अभी तक इन्हें मारने में मसरूफ था, उसका हाथ तो पहले ही जख्मी था, ऊपर से इस सब की वजह से उसका जख्मी हाथ मजीद जख्मी हो चुका था। सालार, छोड़ो इन्हें, अब बस करो। उसने उसे पीछे करना चाहा, जो हर चीज भुलाई इन्हें मारने में मसरूफ था, जबकि उसे इस माहौल से उलझन हो रही थी। सालार, छोड़ो, उसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन उसे दूर ना हटते देखकर गुस्से में जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया, जिस पर उसने गहरा सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। जन्नत का थप्पड़ खाकर उसे कोई अफसोस नहीं हुआ था। वैसे भी ये कोई पहली बार तो था नहीं जब जन्नत ने उस पर हाथ उठाया हो। अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से वो पहले भी जन्नत के हाथ से थप्पड़ खा चुका था, लेकिन उसे कोई शिकवा नहीं था, बल्कि उसे खुशी मिलती थी, क्योंकि इसे वो पल बहुत खूबसूरत लगते थे जब जन्नत उसे छूती थी, अब चाहे वो किसी भी तरह हो। चलो यहाँ से बंद करो ये तमाशा, उसने हल्की आवाज मगर सख्त लहजे में कहा, जिस पर उसने हल्के से अपना सर हिलाया और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया, और उसके बैठते ही जोरदार लात जमीन पर पड़े इन तीनों लड़कों को मारकर खुद भी जाकर गाड़ी में बैठ गया। नूर और असीरम इस वक्त अपने कमरे में थे, जिस पर उसने शुक्र भरा सांस लिया। इस वक्त वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। जन्नत,
तेज तेज कदम उठाती वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी जब उसे पीछे से सालार की आवाज सुनाई दी, जिसे इग्नोर करके वो सीधा अपने कमरे में चली गई। पर्स टेबल पर रखकर वो स्टडी टेबल पर रखा अपना सामान उठाकर बेड पर ले आई और इरादा थोड़ी देर पढ़ने का था, लेकिन सालार की हरकत याद करके पढ़ा ही कहाँ जा रहा था। उसने ज़हन को झटक कर पढ़ने की कोशिश की जब बजते मोबाइल ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। उसने साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर देखा जहां आयरा की कॉल आ रही थी। गहरा सांस लेकर उसने कॉल पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साईं, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ खाना खा लिया? जी खा लिया था। बाबा साईं कहाँ है? कुछ मेहमान आए थे तो बस इन्हीं के पास बैठे हैं। तुम क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। रातों को जाग जाग कर मत पढ़ा करो जन्नत। जी आप फिक्र मत करें, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। उसने चेहरे पर उड़ती लट को पीछे किया और आयरा से थोड़ी देर मजीद बात करके फोन रख दिया। बार बार आता सालार का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। जानती थी इस लड़के को अपनी बिल्कुल परवाह नहीं थी और अब तक उसने अपनी पट्टी भी तब्दील नहीं की होगी। अपने मामले में वो हमेशा से ही लापरवाह था। दरवाजा नॉक करके वो कमरे में दाखिल हुई और उसे देखते ही सालार के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। खैरियत जन्नत? उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए वो बेड पर आकर बैठ गई। जब सालार की नज़र उसके हाथ में पकड़े फर्स्ट एड बॉक्स पर गई और उसे देखते ही वो उसके यहाँ आने का मकसद जान चुका था। हाथ दिखाओ। उसने शराफत से हाथ आगे कर दिया, जिसे थाम कर वो उसकी पट्टी खोलने लगी, जबकि वो खुद प्यार भरी नजरों से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। वो एक समझदार लड़की थी। ये बात वो आसानी से जान सकती थी कि सालार उसे किन नज़रों से देखता है, लेकिन वो खुद जानता था कि जन्नत कभी भी इस मुताबिक में नहीं सोचेगी, क्योंकि उसके मुताबिक इन दोनों का रिश्ता मुख्तलिफ था। जन्नत को तो ऐसा ही लगता था। सॉरी, किस लिए? मैंने तुम पर हाथ उठाया था। आपको तो मैं अपना खून भी माफ कर सकता हूँ। यहाँ तो बात सिर्फ एक थप्पड़ की थी। उसने नजरें उठाकर सालार को देखा। सालार, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। तो कैसी बातें किया करो? कोई भी बात कर लो, बस ये फजूल बातें मत किया करो। सामान बॉक्स में डालकर उसने बॉक्स उठाया और वहां से जाने लगी। थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। कोई तकलीफ में होगा तो मैं उसकी मदद करूंगी सालार, क्योंकि यही तो मेरा काम है और तुम तो फिर मेरे भतीजे हो। अपनी बात कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, जबकि उसकी बात सुनते ही वो जब्त से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। गहरी नजरों से ग्लास वॉल से नजर आती बर्फ को देख रहा था। आज मौसम कुछ ज्यादा ही सर्द था और बर्फ से हर चीज ढक चुकी थी। बाहर के सर्द माहौल के बरअक्स उसके ऑफिस रूम का माहौल खासा गर्म था, जबकि हर चीज से बेनियाज वो इस वक्त अपनी सोचों में गुम था और सोचों का मरकज हमेशा की तरह हुरम शाह थी, जो उससे दूर रहकर भी उसे अपने हिसार में लिए रखती थी। सोचों से बाहर निकलकर उसने एक नजर घड़ी की जानिब देखा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। स्टैंड पर लटका अपना कोट उठाकर वो बाहर की जानिब बढ़ा। जब ऑफिस रूम से बाहर निकलते ही नजर वहां खड़े जारून पर गई। संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। तुम कब आए जारून? इर्तजा उससे गले मिलते हुए पूछा। उसका लबो लहजा अंग्रेजों जैसा था, जबकि दिखने में भी वो यहाँ के लोगों जैसा ही था। दूधिया सफेद रंगत, सब्ज आंखें, 6 फुट 2 इंच कद और संजीदा चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी मूछें। अभी आया था पर शायद तुम जा रहे हो। हाँ, बस घर जा रहा था, तुम मेरे रूम में आ जाओ। उसे साथ लेकर वो अपने ऑफिस रूम में चला गया और बाजू पर रखा कोट दोबारा स्टैंड पर लटका दिया। खैरियत, तुम इस वक्त यहाँ आए? हाँ, कुछ दिनों के लिए फैमिली के साथ पाकिस्तान जा रहा हूँ, सोचा तुमसे मिलकर चला जाऊँ। जाने की कोई खास वजह? तुम जानते तो हो मेरी बीवी का पूरा खानदान पाकिस्तान में रहता है, तो बस इसलिए वहां जा रहे हैं। जायशा भी काफी जिद कर रही थी वहां जाने के लिए। उसके लबों से जायशा का जिक्र सुनकर वो बेअख्तियार हंसा। जायशा जारून की 8 साला बेटी थी, जिसका जिक्र वो हर मुलाकात में इर्तजा के सामने करता था, सिर्फ ये जताने के लिए कि उसकी एक बेटी हो चुकी है, जबकि उसका दोस्त अभी तक कमारा बैठा है। उसे लगता था कभी तो इर्तजा को भी उसे देखकर एहसास होगा, शादी जैसे रिश्ते की चाह होगी और शायद तभी इर्तजा शादी के लिए राजी हो जाए। ज़ारून, मेरी बात सुनो। मुझे ये मत जताया करो कि तुम शादी कर चुके हो। जानते हो ना तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इर्तजा, कभी तो मेरी बात को समझो। तुम जैसा चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर इर्तजा की सफेद पेशानी पर लातादार बल नुमदार हुए। और मैं क्या चाहता हूँ? पूनम तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। भले तुम्हारे डर से उसने तुम्हें इस रिश्ते से पुकारना छोड़ दिया है जो तुम्हारा उससे है, लेकिन वो तुम्हें देखती उसी नजर से है। जब शादी हो जाएगी तो उसका नजरिया भी बदल जाएगा। इर्तजा, 17 साल छोटी है वो तुमसे। मैं नहीं जानता वो मुझसे कितनी छोटी है या फिर मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो हमेशा से मिली थी और उसने मेरा ही होना है। उसकी बात पर वो फकत अपना सर नफी में हिलाकर रह गया। उसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था? क्या कर रहा है मेरा बच्चा? अपने सामने गुड़िया और नकली बर्तन फैलाए वो इस वक्त खेलने में मसरूफ थी जब शामिर की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने झटके से अपना सर उठाकर उसे देखा और उसे देखते ही चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। बाबा,
गुड़िया एक तरफ फेंक कर वो भागते हुए उसके करीब गई, जिस पर मुस्कुराते हुए उसने आइज़ल को अपने सीने से लगा लिया। क्या हो रहा था? मैं खेल रही थी। खाना खा लिया? खा लिया। वेरी गुड। अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। उसने वहां खड़े मुलाजिम को इशारा किया, जिसने उसका इशारा देखते ही हाथ में पकड़ा बैग शामिर की तरफ बढ़ा दिया। उसने बैग में से ड्राइंग बुक्स निकालकर उसके सामने रखी, जिस पर चहकते हुए वो सारी बुक्स खोलकर देखने लगी। उसने भीगी आंखों से आइज़ल के झुके सर को देखा। वो 18 साल की थी, लेकिन हरकतें और शौक बिल्कुल बच्चों वाले थे। उसकी हालत देखकर शाहमीर का दिल चाहता था, काश एक बार वो शख्स उसके सामने आ जाए जिसकी वजह से उसकी बेटी इस हालत में थी। वो उसे ज़मीन में ज़िंदा दफ़न करने का इरादा रखता था। भले इससे उसकी बेटी ठीक नहीं होती, लेकिन उसके दिल को तो करार मिल जाता। क्या हो रहा है मेरा चंदा? माही ने वहां बैठते हुए आइजल के झुके सर को देखकर पूछा। बड़े बाबा, देखें बाबा क्या लेकर आए। ड्राइंग बुक्स उठाकर वो अब माहिर को दिखाने लगी, जो बहुत शौक और तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था। सारा सामान तरतीब से रखकर उसने वार्डरोब बंद की और पीछे रखा सामान उठा लिया, जिसे उसने फालतू समझकर एक तरफ रखा था। ये सामान अब बस इर्तिजा को दिखाना था, ताकि अगर इसमें से उसका कुछ जरूरी सामान हो तो वो देख ले, वरना फिर इस सारे सामान ने डस्टबिन में ही जाना था। इर्तिजा का कमरा वैसे भी ज्यादातर वही साफ करती थी, इसलिए आज भी वो उसके वार्डरोब साफ कर रही थी। सामान उठाकर वो बाहर जाने लगी, जब नजर फर्श पर गिरे कार्ड पर गई। उसने उठाकर इस कार्ड को देखा, जिस पर प्लास्टिक कोडिंग हो रही थी। वो बेसाख्ता हंसी, जबकि हैरत भी हुई। इर्तिजा ने अब तक ये कार्ड संभाल कर रखा हुआ था, और ज्यादा हैरत उसे इस बात पर हो रही थी कि ये कार्ड इर्तिजा के पास था, पर आज तक उसने देखा ही नहीं। उसे उसे अच्छे से याद था कि उसने ये कार्ड अपने बचपन में इर्तिजा की सालगिरह पर उसे दिया था, पर उसे इर्तिजा के पास अभी तक सही सलामत देखकर उसे बहुत हैरत हुई थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंक कर उस तरफ देखने लगी जहां इर्तिजा खड़ा था। इर्तिजा, ये आपने अभी तक रखा हुआ है? उसने कार्ड उसके सामने करके हैरत से पूछा। तो क्या मुझे नहीं रखना चाहिए था? नहीं, लेकिन ये इतनी कोई खास चीज नहीं थी कि आप इसे इस तरह संभाल कर रखते। मैंने तो ये इसे ही ऐसे ही बचपन में बना दिया था। ये मेरे लिए खास है क्योंकि ये तुमने मुझे दिया था। अच्छा, तो मेरी दी हुई चीज की इतनी ही अहमियत कि आपकी नजर में, बिल्कुल तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी दी हुई चीज की इतनी अहमियत है तो तुम्हारी इतनी अहमियत होगी मेरी नजर में, लेकिन मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं। जैसे मैंने तुम्हारी किस बात की अहमियत नहीं दी। पेशानी पर बल डाले वो हुरम की तरफ देखने लगा। जैसे मैंने आपसे कहा था शादी करने, लेकिन आप राजी नहीं हुए। और फिर से शुरू मत हो जाना। इर्तिजा, आप सीरियस होकर मेरी बात सुने। कल ही आपके बालों में एक सफेद बाल मिला मुझे। इससे पहले सारे बाल सफेद हो जाए शादी कर ले। इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल जाओ, तैयार होकर आओ। किस लिए? हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ सामान निकाला है, आप देख लें। जो जरूरी है वो रख लें और बाकी सारा फेंक दें। मैं तब तक तैयार होकर आती हूँ। उसने वहां बॉक्स में रखे सामान की तरफ इशारा किया और कमरे से बाहर चली गई। उसकी गाड़ी में बैठते ही इर्तिजा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब हुरम की आवाज उसके कानों में पड़ी, तो फिर क्या सोचा है आपने? किस बारे में? उसने नासमझी से पूछा। इर्तिजा, शादी के बारे में। आपको पता है, सोचा था आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके बच्चों को बड़ी बहन बनकर पालूंगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है इन्हें माँ बनकर पालना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वो बेअख्तियार हंसा। तुम्हारे पेपर्स कब खत्म हो रहे हैं? 2 दिन बाद लास्ट है। उसका बीबीए का लास्ट ईयर चल रहा था, जिसके बाद उसकी पढ़ाई खत्म हो जानी थी और फिर उसने वापस पाकिस्तान चले जाना था। अगले हफ्ते मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जाने से पहले आपको शादी के लिए मना कर जाऊँ, क्योंकि अब तो मैं पाकिस्तान जाने के बाद दोबारा यहाँ तभी आऊँगी जब आपकी शादी हो रही होगी। ठीक है, फिर तुम अब यहाँ तभी आना जब मेरी शादी हो रही होगी, लेकिन उसके लिए पहले आप मान तो जाएं। अपने दोस्त को ही देख लें, 8 साल की बेटी है उनकी, और आप 40 के होकर भी कमारे फिर रहे हैं। उसने मुंह बनाकर कहा। नहीं, फिर रहा मैं कंवारा, बहुत जल्दी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सच में? मतलब मैं हिफ्जा दादो को ये खुशखबरी सुना दूं कि आप राजी हो गए? हाँ, और घर जाते ही सबसे पहले इन्हें ये खबर सुना देना। उसने एक नजर हुरम पर डाली, जो उसे ही देख रही थी। इर्तिजा का इकरार सुनकर उसे बहुत खुशी मिली होगी, और ये बात वो बखूबी जानता था। उसे इस बात का भी इल्म था कि अब जब तक घर जाकर हुरम ने ये बात हिफ्जा को नहीं बतानी, तब तक उसे बेचैनी ही होती रहेगी। लैपटॉप बंद करके उसने एक तरफ रखा और साइड टेबल पर रखा जग उठा लिया, जो खाली था। बेड से उतरकर वो कमरे से बाहर गई। घर की चंद लाइट्स रोशनी के बाइस खुली हुई थी, लेकिन सब रोज की तरह खाने के बाद अपने अपने कमरों में मौजूद थे। पानी पीकर उसने खाली जग भरा और वापस जाने के लिए मुड़ी, जब पीछे खड़े अजमीर को देखकर जग उसके हाथों से गिरते गिरते बचा। अजमीर, आपने तो डरा ही दिया था। उसने गहरा सांस लेकर पानी से भरा जग साइड पर रखकर उसे घूरते हुए कहा।
जिसने इस वक्त सादा सा सफेद रंग का कमीज शलवार पहना हुआ था। जरियाम के साथ जमीनों का काम वही देखता था, इसलिए इस वजह से वो अक्सर रातों को घर देर से आता था। इस वक्त भी वो बाहर से ही आ रहा था। तो मेरी जान, किसने कहा है इतना सा दिल रखने के लिए? मुस्कुराते हुए वो उसके करीब आया। जब नजर उसकी खाली उंगली पर गई, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? अजमीर, मैं हर वक्त तो नहीं पहन सकती ना। हर वक्त ही पहननी है, वो हमारी मंगनी की अंगूठी है। उसे हमेशा पहन कर रखा करो। उसे देखकर मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि तुम अजमीर शाह की मलकियत हो। अजमीर, मंगनी कोई इतना बड़ा रिश्ता नहीं होता जिसके होने से मैं आपकी मलकियत बन गई। जाने अजमेर, कहो तो पर फिर अभी और इसी वक्त निकाह कर लेता हूँ तुमसे, ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल जाए कि तुम अजमेर शाह की मलकियत हो। दोनों के दरमियान मौजूद फासला मिटाकर वो उसके करीब आ खड़ा हुआ, जिस पर मन्नत घबराकर जल्दी से दूर हुई। वो मन्नत शाह थी, अजमेर शाह की मोहब्बत, उसका इश्क, उसका जुनून, उसका सब कुछ, जिसे वो तब से चाहता था जब उसे इन सब चीज़ों का मतलब भी नहीं पता था। इन दोनों की पढ़ाई मुकम्मल होते ही घर वालों ने उनकी मंगनी कर दी थी, क्योंकि इन दोनों की एक दूसरे के लिए पसंदगी किसी से छुपी हुई तो नहीं थी। घर वालों के पूछने पर मन्नत ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी, क्योंकि ये हकीकत थी कि वो खुद भी अजमीर को चाहती थी, लेकिन अजमीर का जुनूनी अंदाज उसे हमेशा खौफजदा कर देता था। नहीं, मुझे अभी निकाह नहीं करना। उसकी बात के जवाब में इससे पहले अजमीर कुछ कहता बाहर से आती कदमों की आवाज़ पर मन्नत जल्दी से किचन से भागने लगी, लेकिन इससे पहले ही किचन में दाखिल होते साहिर से उसकी जोरदार टक्कर हुई, जो किचन की लाइट ऑन देखकर वहां पर आया था। बाबा साईं, आप टर्की से कब आए? अलमीर लाला नहीं आए? अपने सामने उसे खड़ा देख मन्नत ने गड़बड़ाकर पूछा, जबकि शर्मिंदगी अलग हो रही थी। साहिर ने उसे अजमीर के साथ अकेले किचन में देख लिया था। अब पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। बस अभी आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पानी पीने आई थी, उसने जल्दी से कहा, जब साहिर ने पीछे खड़े अजमीर को देखा। और तुम क्या करने आए थे? मैं अपनी नजरों की प्यास मिटाने आया था। उसके कहने पर मन्नत अच्छी खासी सुर्ख हो चुकी थी, जबकि दिल में इस बेशरम को अच्छी खासी सुना भी चुकी थी, जो उसके बाप के सामने इतनी आराम से ऐसी बातें कर रहा था। मन्नत, कमरे में जाओ। उसे तो वैसे भी भागने का मौका चाहिए था, जो साहिर के कहते ही मिल गया, इसलिए बिना लम्हा जाया किए वो वहां से भाग गई। लड़के, कुछ शर्म कर लो तुम। शर्म कैसे करूं? आप ही का भतीजा हूं। मैं इतना बेबाक तो कभी नहीं था कि अपने ही ससुर के सामने इस तरह की बातें करने लग जाता, पर मैं इतना ही बेबाक हूं चाचा साईं कि अपने ससुर के सामने ये सब कुछ आराम से कह सकता हूं। वो तो मेरा मन्नत से निकाह नहीं हुआ, वरना आंखों के बजाय लबों की प्यास मिटाता। बेशर्म इंसान, एक थप्पड़ लगाऊंगा ना तो सारी प्यास बुझ जाएगी। उसके गुस्से से कहने पर वो ढिठाई से हंसा। मेरी प्यास का इलाज तो सिर्फ आपकी बेटी के पास है, उसने हंसते हुए कहा, और साहिर का चेहरा देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाए वहां से चला गया। मजीद वहां रुकता तो यकीनन साहिर उस पर हाथ उठाने में भी देर नहीं लगाता। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर बेड पर सोती माहीन की तरफ गई। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अपना बैग साइड पर रखकर उसने अपने हाथ से घड़ी उतारी और बिना चेंज किए जाकर बेड पर लेट गया। सोई हुई माहीन को अपने हिसार में लेकर उसने सुकून से आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसे सुकून चाहिए था, जो उसे सिर्फ अपनी बीवी के पास ही मिलना था। साहिर, आप कब आए? नींद से भरी आंखें खोलकर वो उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी, क्योंकि पहला ख्याल जहन में यही आया कि वो ख्वाब देख रही है। कहाँ, दुनिया में या फिर हवेली में? उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए मजीद उसके करीब हो गई। मेरे दिल में, तुम्हारे दिल में तो मैं हमेशा से था, बस तुम्हें इस बात का एहसास थोड़ी देर से हुआ। उसने नरमी से उसके माथे पर अपने लब रखे और अपनी आंखें मूंद ली। नरम सी धूप इस्तांबुल की सड़कों पर बढ़ने लगी। जब वो तेज तेज कदम उठाते घर की जानिब गई, दोनों हाथों में शॉपर पकड़ने के बाइस हाथ दुखने लगे थे, लेकिन क्या करती, ये काम उसी ने करना था। कुछ फासले पर ही उसे अपना घर नजर आ गया, जिस पर उसने शुक्र भरा सांस लिया और तेज तेज कदम उठाती घर की जानिब बढ़ गई। दरवाजा बजाने के चंद सेकंड बाद ही खुल चुका था। अस्सलाम वालेकुम बीजान, उसने मुस्कुराते हुए इन्हें सलाम किया और अंदर दाखिल होकर अपने जूते उतारने लगी। वो इस्तांबुल में रहती थी, लेकिन घर में वो सिर्फ उर्दू की जुबान ही बोलती थी, क्योंकि बीजान ने इन्हें यही आदत डाली थी। उसे तुर्किश जबान आती थी, लेकिन वो सिर्फ जरूरतन ही बोलती थी। वालेकुम सलाम, कहाँ थी तुम? इतना वक्त लगा दिया। जी बस सामान खरीदने में देर हो गई। शहरोज कहाँ है? मेहरबानो लेकर गई थी उसे, ऊपर ही होगा। उनकी बात सुनकर वो अपना सर हिलाकर ऊपर की तरफ चली गई। ये घर 3 मंजिला था। पहली मंजिल पर वो खुद बीजाम के साथ रहती थी, जबकि बाकी की 2 मंजिल उन्होंने रेंट पर दे रखी थी, और इसी वजह से घर आराम से चल रहा था। ब्लैक पैंट के साथ उसने व्हाइट शर्ट जेबे तन की और ब्लैक टाई लगाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी। अपनी पसंदीदा घड़ी उठा ली। बाल बनाकर उसने एक गहरी नजर शीशे में नजर आते अपने वजूद पर डाली और शर्ट की आस्तीनों को
कोनियों तक फोल्ड करके बाहर जाने लगा। जब नजर सीढ़ियों की तरफ जाते शहरोज पर गई, जो घुटनों घुटनों चलता नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। तेजी से उसके करीब जाकर अलमीर ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया, जबकि चेहरे पर गसीले तासरात उतर आए। अगर वो इसे नहीं पकड़ता तो यकीनन उसने सीढ़ियों से गिर जाना था, और उसके बाद क्या होता ये वो सोचना नहीं चाहता था। उसने अपनी गोद में मौजूद शहरोज को देखा, जो मासूम सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे ही देख रहा था। अलमीर उसके लिए अनजान नहीं था, बल्कि अलमीर से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए इस वक्त उसकी गोद में वो बहुत आराम से चढ़ा हुआ था। ये आपके पास था। मीरब की आवाज़ सुनकर उसने निगाहों का रुख उसकी जानिब मोड़ा। कहाँ थी तुम? मैं बाहर गई हुई थी। अपने बच्चे की तुम्हें कोई परवाह है या नहीं? अभी सीढ़ियों से गिर जाता। उसके कहने पर मीरब ने घबराकर उसकी गोद से शहरोज को लिया और उसे ठीक से देखने लगी, और उसे बिल्कुल ठीक देखकर शुक्र भरा सांस लिया। मेहर आप ही लेकर गई थी इसे। अगर मुझे अंदाजा होता वो इतनी लापरवाही दिखाएंगी तो मैं कभी उनके पास नहीं छोड़ती। मेहर का बेटा नहीं है, तुम्हारा है, तो ख्याल भी तुम्हें ही रखना चाहिए। तेज से कदम उठाता वो नीचे की तरफ चला गया, जबकि उसके जाने के बाद मीरब ने अपनी गोद में मौजूद शहरोज को देखा और उसके बालों पर अपने लब रखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। क्लासरूम में दाखिल होते ही उसकी पहली नजर वहां बैठी जन्नत पर गई, और उसे देखते ही लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डार्क ब्लू शर्ट की आस्तीनों को कोहनियों तक चढ़ाते हुए उसने सबको अपनी जानिब मुतवज्जो किया, जो उसकी मौजूदगी देखकर जल्दी से सीधे होकर बैठे। उसने एक गहरी नजर वहां बैठी जन्नत पर डाली और अपना काम शुरू कर दिया। जावियान खानजादा का नाम पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर्स में आता था। वो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक सेमिनार की वजह से आता था, जहां उसकी पहली मुलाकात जन्नत से हुई थी, और वो लड़की पहली ही मुलाकात में उसके दिल में बस गई, जिसकी वजह से वो खुद इस कॉलेज में लेक्चरार के तौर पर आ गया, ताकि जन्नत शाह को देखकर बेचैन दिल को करार मिल जाए। शहरोज को बीजान के पास छोड़कर वो ऊपर वाले हिस्से में आ गई। मेहरबानों की लापरवाही देखकर उसका गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और उसे पता था जब तक वो मेहरबानों से बात नहीं कर लेती तब तक उसका गुस्सा नहीं उतरना था। मेहर आपी, अगर आप शहरोज को संभाल नहीं सकती हैं तो प्लीज उसे यहाँ पर लाया भी मत किया कीजिए। उसके करीब जाकर मीरब उसके सर पर खड़ी होकर कहने लगी, जबकि उसकी बात सुनकर कपड़े प्रेस करती। मेहरबानों ने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ है मीरब? शहरोज सीढ़ियों से गिरने वाला था। खुदा का शुक्र है अलमीर ने पकड़ लिया, वरना क्या होता मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। मीरब, मैंने तो उसे फुरकान के साथ खुद बीजान के पास भिजवाया था। उसने मुड़कर अपने 5 साल बेटे को देखा, जिस वक्त टीवी देखने में मगन था। फुरकान, तुम शहरोज को कहाँ छोड़कर आए थे? उसकी बात सुनकर टीवी देखता फुरकान चौंका। अम्मी जान, वो मेरे दोस्त आ गए थे, इसलिए जल्दी में मैं उसे अलमीर अंकल के हिस्से में छोड़ आया था। फुरकान की बात सुनकर उसे गुस्से से उसे घुरा। मीरब, आई एम सॉरी, मैं काम करने लग गई थी, इसलिए मैंने इसके साथ भिजवा दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह की कोई हरकत करेगा। मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए, आपको अंदाजा होना चाहिए फुरकान खुद एक बच्चा है, आप भी जानती हैं शहरोज उससे नहीं संभाला जाता, फिर भी आपने शहरोज को उसके साथ भेजा। प्लीज आप आइंदा शहरोज से दूर रहिएगा। अल्लाह ना करे अगर शहरोज गिर जाता तो आपका कुछ नहीं जाता, नुकसान सिर्फ मेरा होता। तेज तेज कदम उठाती वो वापस नीचे चली गई, जबकि उसके जाने के बाद मेहरबानों ने अपनी निगाहों का रुख वहां बैठे फुरकान की जानिब किया, जो खुद उसके कुछ बोलने का मुंतजर था। यकीनन अब उसे डांट पड़नी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर आओ फुरकान। उसे अपने पास बुलाकर मेहरबानों ने अपने करीब बिठाया और नरमी से उसे समझाने लगी, ताकि जो लापरवाही उसने आज दिखाई है आइंदा ना दिखाए। अगर बच्चा आपकी बात नरमी से समझ सकता था तो फिर क्या जरूरत थी इस पर बिलावजह गुस्सा करने की? गुस्सा हर मसले का हल नहीं होता, बल्कि अक्सर मामलात गुस्से की वजह से बिगड़ जाते हैं। नींद से जागते ही उसने घड़ी की तरफ देखा, और जहन मुकम्मल बेदार होते ही वो अपने कमरे से भागती हुई निकली। इस वक्त उसने पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, जो उसे चेंज करने का भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि जो बात उसे करनी थी वो कपड़े चेंज करने से ज्यादा जरूरी थी। हिफ्जा दादो। हिफ्जा पर नजर पड़ते ही वो चहक कर उसके करीब आई, जो ईना के साथ बैठी हुई थी। रात को वो और इर्तजा देर से घर वापस आए थे, और जिस वक्त वो दोनों वापस आए थे वो वक्त हिफ्जा के सोने का होता था। इस वजह से वो ये बात उसे नहीं बता सकी, वरना वो ये बात हिफ्जा को रात को ही बता देती। क्या हुआ हुरम? आपको पता है इर्तजा शादी के लिए मान गए। उसने कहने पर इन दोनों ने हैरत से उसे देखा, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही थी, जबकि मुस्कुराने के बायस दोनों गालों पर गहरे डिंपल उभर रहे थे। तुम सच कह रही हो हुरम? जी बिल्कुल। क्या कहा इर्तजा ने तुमसे? मुझे पूरी बात बताओ। हिफ्जा के पूछने पर वो इर्तजा के साथ हुई सारी बात उसे तफसील से बताने लगी, जिसे सुनकर हिफ्जा ने शुक्र भरा सांस लिया। चलो बिलाखिर ये बंदा शादी के लिए राजी तो हुआ।
कमरे में दाखिल होते ही उसे सोते देखकर मिशाल ने अपना सर नफी में हिलाया और खिड़की से पर्दे हटा दिए। सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल हुई, जिसे देखकर बेड पर सोए नाजुक वजूद ने मुंह बनाया और नींद में बुड़बुड़ाकर करवट बदल ली। आयशा, उठो, कब तक सोती रहोगी जब तक मेरा हीरो नहीं आ जाता, उसने नींद से भरी आवाज में कहा, जिसे सुनकर मिशाल गहरा सांस लेकर रह गई। एक ये लड़की, दूसरा इसके नॉवेल्स और तीसरा नॉवेल्स के हीरो। आयशा आफंदी की दुनिया बस इसी पर खत्म थी। उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे नॉवल पर गई। यकीनन सारी रात उसे ही पढ़ा जा रहा था। आयशा, उठो, सारी रात तुम नॉवल में घुसी रहती हो, किस दिन मैं आग लगा दूंगी इन सबको। उसके चिल्लाने पर वो मुंह बनाकर उठी। मॉम, सोने भी नहीं देती, मेरी तो शादी करवा दें ताकि अपने हीरो के घर में आराम से मैं सोकर उठूं। तुम्हारा हीरो तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह खाने की ट्रे सजाकर नहीं देगा। बुड़बुड़ाते हुए वो बिखरा कमरा समेटने लगी। जब आयशा ने मुस्कुराकर उसे देखा, उसकी नींद तो अब वैसे भी खराब हो चुकी थी, बेहतर था उठ ही जाती। मॉम, काश मैं भी शाह हवेली में पैदा हो जाती, हाँ, ताकि उनकी जिंदगी अजाब बना देती। नहीं, इसलिए क्योंकि फिर मैं जब पैदा होती तो मेरी भी किसी कजन से मंगनी हो जाती जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता और बात बात पर सिर्फ यही कहता रहता कि आयशा, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझसे दूर हुई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर मिशाल गहरा सांस भरकर रह गई। एक तो ये लड़की कभी ख्याली दुनिया से बाहर नहीं आती थी। वैसे तो मैं भी उसे नहीं छोड़ती, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए कह देती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। हाय, फिर वो मेरे बाल पकड़ता और मुझे बोलता कि तुम सिर्फ मेरी हो। अपनी बात कहकर वो खुद ही खिलखिलाकर हंसी। आयशा, ये सब बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं। अच्छा ठीक है, हम इन सब बातों को छोड़ देते हैं। ये काम तो मेरे साथ हो सकता है, ना कि माहिर अंकल की तरह मेरा भी कोई हैंडसम सा टीचर हो और फिर मेरी उससे शादी हो जाती। आयशा, उठो, जल्दी फ्रेश हो जाओ। उसका हाथ पकड़कर मिशाल ने उसे बेड से उठाया, जिसके बाद वो वॉशरूम में चली गई और उसके जाते ही मिशाल साइड पर बिखरे नॉवेल्स उठाने लगी। इन सब बच्चों को सिर्फ ये पता था कि माहिर अज़ा का टीचर था और उनकी शादी हो गई, लेकिन वो शादी कैसे हुई थी, इससे सब बच्चे ही अनजान थे। माज़ी चला गया था, इसलिए बेहतर था उसे ना दोहराया जाए। ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही थी, इसी में खुश रहना बेहतर था। इर्तिज़ा उसे स्टडी रूम में मिल गया और उसे देखते ही वो उसके करीब जाकर बैठ गई। इर्तिज़ा ने हैरत से उसके चेहरे को देखा, जो आज बाकी दिनों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही फ्रेश लग रहा था। क्या बात है मॉम, बहुत प्यारी लग रही हैं। पूरम ने बताया तुम शादी के लिए मान गए हो। हाँ बिल्कुल, तो मैं लड़की पसंद कर लूँ या फिर तुम खुद करोगे? लड़की क्यों पसंद करनी है, मेरी पसंद तो आप जानती ही हैं। उसकी बात सुनकर हिफ्सा की मुस्कुराहट मध्यम पड़ी। वो मां थी, हमेशा से उसकी दिली ख्वाहिश के बारे में जानती थी, लेकिन कभी ये बात जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि उसे पता था ये सब कुछ नामुमकिन है। पर आज वो शायद खुद ही खुले लफ्जों में ये बात करना चाहता था। क्या मतलब? मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये आप अच्छे से जानती हैं। क्या है तुम्हारी दिली ख्वाहिश? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। वो जानती थी इर्तिजा क्या कहेगा, पर दिल के एक कोने में यह ख्याल भी था कि शायद इर्तिजा उसकी सोच के बरक्स कुछ कह दे। हूर है मेरी दिली ख्वाहिश। मैं अब तक खामोश सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं उसकी पढ़ाई खत्म होने का मुंतजिर था, जबकि अब खत्म होने वाली है जो कि, और मैं चाहता हूँ कि अब आप भी जाकर जरियाम भाई से बात करें। इर्तिजा, ये फजूल बात अपने जहन से निकाल दो, ये नामुमकिन है, उसने अपने लहजे को नॉर्मल रखकर कहा। इसमें नामुमकिन वाली क्या बात है? इर्तिजा, तुम चाचू हो उसके, वो तुम्हें इस नज़र से देखती है। मैंने उसे हमेशा यही समझाया कि मेरा उससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वो नहीं समझती तो ये उसकी गलती है। 17 साल छोटी है वो तुमसे, मुझे परवाह नहीं है। सरेआम कभी नहीं मानेगा, मुझे इनकी इजाज़त नहीं चाहिए। हुरम भी नहीं मानेगी। स्टडी रूम में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। हुरम मान जाएगी, ना मानी तो ये उसकी अपनी गलती है, उसने जिद्दी अंदाज में कहा। आप जानती है ना मॉम, डैड हमेशा कहते थे कि इर्तिजा अपनी चीज़ों के मामले में बहुत पॉजिटिव है। वो गलती नहीं कहते थे, मैं वाकई में अपनी चीज़ों के मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ, और फिर चाहे वो कोई बेजान चीज़ हो या जानदार। हुरम कोई चीज़ नहीं है इर्तिजा, बिल्कुल वो कोई चीज़ नहीं है। वो एक इंसान है जिसके एहसासात हैं, जज्बात हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, उसे छोड़ना मेरे बस में नहीं है। वो लड़की मेरी सांसों में बसती है, वो मेरी सांसों की डोर है, और अगर हुरम शाह इर्तिजा आफंदी से दूर हुई तो ये डोर टूट जाएगी। अपनी जगह से उठकर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से चला गया, जबकि वो भीगी आंखें लिए वहीं बैठी रही। उसने और एहसान ने इर्तिजा को हमेशा लाडों में पाला था। वो जिद्दी बचपन से था, अगर किसी ख्वाहिश का इजहार कर देता तो उसे पूरी करके दम लेता था। उसकी जिद पर इन दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन अगर हिस्सा को अंदाजा होता कि उसकी ये जिद आगे जाकर ये रूप अख्तियार करने वाली है, तो वो कभी भी उसकी बेजा जिद पूरी नहीं करती। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें वो अपनी मोहब्बत की खुशी ही नहीं देख रहा। ये बात वो उसे समझा नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद जानती थी कि इर्तिजा के लिए हुरम मोहब्बत नहीं थी, उसका इश्क, उसका जुनून थी। मोहब्बत होती तो वो शायद छोड़ देता, लेकिन वो मोहब्बत नहीं थी, वो उसका पागलपन थी, जिसे वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था।
हाथ में मोबाइल पकड़े वो इस वक्त गौर से इस तस्वीर को देख रही थी जो कुछ देर पहले ही नूर ने सेंड की थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंकी और जरियाम को देखते ही उसके पास गई। जरियाम, मेरी बात सुनो। हुरैब ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। क्या बात है हुरैब, सब ठीक है? हाँ, बस कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। नूर ने एक रिश्ता बताया है हुरम के लिए। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी हुरम की उम्र ही क्या है, 2 साल बाद 25 की हो जाएगी। उसने 2 उंगलियां सरेआम को दिखाई, जैसे उसे तो पता ही नहीं था दो कितने होते हैं। अच्छा, तो जब वो 2 साल बाद 25 की हो जाएगी तब हम उसका रिश्ता ढूंढ लेंगे। सरेआम, इस उम्र में मेरी तुमसे शादी भी हो गई थी। हुरैब, तुम मेरा दिमाग मत खाओ, जाकर अम्मा साईं से बात कर लो। उसे जवाब देते हुए वो झुककर अपने पाँव में मौजूद पिशावरी चप्पल उतारने लगा। इनसे तो बात कर भी ली और उन्होंने तो हाँ भी कह दिया है, पर साथ ये भी कहा है कि जरियाम से भी मशवरा करना। उसकी बात सुनकर जरियाम ने खफगी से उसे देखा। अच्छा, तो इनकी वजह से मुझसे मशवरा लिया जा रहा है, वरना तुमने तो शायद मुझे इस मामले में पूछना भी नहीं था। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। और ये नूर ने कब से रिश्ते करवाने का काम शुरू कर दिया है? काम शुरू नहीं किया, उसने मुझे बताया है कि वो लोग असीरम भाई के जानने वाले हैं और हुरम घर की बड़ी बेटी है, इसलिए पहले उसके बारे में सोचा जाए। और उसने तो हुरम की तस्वीर भी इन्हें दिखा दी और इन्हें तो हुरम पसंद भी आ गई। और अब पसंद आती क्यों नहीं, अपनी माँ पर जो गई है, उसने फखरिया अंदाज में कहा, जबकि जरियाम हैरत से उसकी सारी बात सुन रहा था। मतलब सारी बातें जब पहले ही तय हो गई हैं तो जरूरत क्या है मुझसे मशवरा लेने की? उफ, इन बातों को छोड़ो, तुम ये देखो, ये लड़के की तस्वीर है। उसने मोबाइल उसके सामने किया, जिसे अपने हाथ में थाम कर वो इस लड़के को देखने लगा। कैसा है? अच्छा है, लेकिन सिर्फ शक्ल देखकर तो मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता ना। और सबसे अहम बात, हुरम से मशवरा करूंगा, जो उसका जवाब होगा मेरा भी वही होगा। इससे तो मैंने पहले ही बात कर ली और उसने सब कुछ हम पर ही छोड़ दिया है। उसके कहने पर जरियाम ने जब्त से अपनी आंखें बंद कर ली। समझ नहीं आ रहा था खफगी दिखाए, नाराज हो या फिर गुस्सा करे। तुम मुझे अब क्यों बता रही हो, निकाह वाले दिन बता देती। जरियाम, नाराज मत हो, तुम्हारे जवाब की मुंतजिर हो। अगर इनकार कर दोगे तो फिर मैं नूर को मना कर दूंगी। मासूमियत से कहते हुए उसने अपना सर जरियाम के कंधे पर रखा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। पहले मैं हुरम से खुद बात करूंगा, अगर वो अभी ये बात नहीं चाहती तो फिर मैं नूर को इनकार कर दूंगा, लेकिन अगर हुरम हाँ कहती है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। उसकी बात समझकर हुरैब ने अपना सर हिलाया और जरियाम के उभरते डिंपल पर अपने लब रख दिए। गाड़ी की स्पीड मामूल से ज्यादा तेज थी और स्टीयरिंग पर गिरफ्त सख्त थी, जिसके बायस वाज़ेह तौर पर नीली और सब्ज रंगें नुमायां हो रही थी, जबकि जहन के पर्दों पर कुछ देर पहले देखा जाने वाला मंजर घूम रहा था। उसे नहीं याद था आज तक जन्नत ने कभी उसके साथ इतनी हंसकर बात की हो जितनी अपने टीचर के साथ वो कर रही थी। साला, स्पीड स्लो करो, आपको दूसरों से इतना फ्रेंडली होकर बात नहीं करनी चाहिए, उसने संजीदगी से कहा, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी। क्या मतलब? आप अपने टीचर से बात कर रही थी, वो भी काफी हंसते हुए। बस इसी पर कह रहा हूँ। उसके कहने पर जन्नत को याद आ चुका था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो यकीनन जावियान की ही बात कर रहा था, क्योंकि यूनि से बाहर निकलने से पहले वो उसी से मिली थी जो उसे उसकी किताब देने के लिए आया था, जिसे वो क्लास में ही भुलाई थी। तुमसे किसने कहा वो मेरे टीचर हैं? उसकी बड़ी उम्र देखकर ही अंदाजा हो रहा था। उसकी बात पर जन्नत ने नाक सिकुड़ी। जावियान की एज तो उसे नहीं पता थी, पर वो लगता 28-30 का ही था। अगर मैं बात कर भी रही थी तो तुम्हें क्या मसला है, वो मेरे उस्ताद ही तो हैं। शायद आप भूल रही हैं कि बड़े बाबा भी बड़ी मामा के उस्ताद ही रह चुके हैं। सालार, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो तुम्हारी तरह ये फजूल बातें सोचती रहूं। मेरी बात को इग्नोर हरगिज मत कीजिएगा जन्नत। आज के बाद मैं आपको इस शख्स के साथ ना देखूं। उसकी बात सुनकर वो अपना सर झटक कर रह गई। इस इंसान से बहस फजूल थी, वैसे भी उसने कौन सा सालार की ये बात मान लेनी थी। डैड देखें तो सही, मॉम ने मेरी सारी नींद खराब कर दी। फ्रेश होकर वो अपने कमरे से बाहर निकली। जब नजर वहां सबके साथ बैठे इहाब पर गई और उसे देखते ही आयशा के नाम बहने वाले आंसू शुरू हो गए, जैसे उसकी माँ ने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया हो। अच्छा हुआ उठा दिया, हर वक्त सोती रहती हो। उसके कहने पर आयशा ने फवगी से उसे देखा। आपको ये बात नहीं कहनी थी, नॉवेल्स में ऐसा नहीं कहते। फिर कैसे कहते हैं? कॉफी का कप एहसान को पकड़ाते हुए हिफ्जा ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इसमें दिखाते हैं कि अगर बेटी अपने वालिद मोहतरम से शिकायत लगाती है तो वालिद मोहतरम उस शख्स को बहुत डांटते हैं, उसने मिशाल की तरफ देखते हुए कहा, जो उसे ही घूर कर देख रही थी। लेकिन उसके घुरने से आयशा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अलग बात थी कि उसे मिशाल की घुरती नजरों की आदत थी। वैसे भी इस वक्त उसका ध्यान इहाब की तरफ था। उसे लगा शायद उसकी बात सुनकर इहाब में थोड़ा जोश आए और वो मिशाल को कुछ कह दे, लेकिन ऐसा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता था कि इहाब आफंदी मिशाल आफंदी को डांट दे। उसने तो आज तक मिशाल से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। डांटना या गुस्सा करना तो दूर की बात थी। इस वक्त भी आयशा की बात सुनकर इहाब ने कहका लगाया, मेरी जान, तुम्हारी तरफदारी करके मुझे अपने कमरे से बाहर सोने का कोई शौक नहीं है। उसकी बात सुनकर वो मुंह बिगाड़ती हुई उठकर जाने लगी, जब वसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बिठा लिया।
तुम्हारा बाप तो है ही नालायक, इससे ऐसी बातें करना फजूल है, मैं हूं ना अपनी पोती के लिए। उसके बाल बिखेर कर वसी ने उसके माथे पर अपने लब रखे। मिशाल, उसे कुछ मत कहा करो, अगर देर से सोकर उठती है तो उठने दो। आप उसकी आदत बिगाड़ रहे हैं तो बिगाड़ने दो, आदतें तो होती ही बिगड़ने के लिए हैं, है ना? उसने आयशा की तरफ देखकर अपनी बात की तस्दीक चाहती, जिसने फौरन उसे अपना सर हिलाया और उसके मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। नहीं, हर बार की तरह जवाब वही मिला जिस पर वो तप कर रह गई। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। नहीं। उसका लहजा सख्त हुआ, जिसे सुनकर वो फकत मुंह बनाकर रह गई। उसे कितने दिन हो गए थे अपने घर गए हुए, और अब भी माहिर साहब उसे जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। माहिर बाकायदगी से हर हफ्ते उसके घर की सफाई करवाता था, लेकिन उसे वहां जाने की इजाजत कम ही मिलती थी, और इसमें गलती भी उसे अपनी ही लगती थी। अलमीर और अजमीर की पैदाइश के बाद माहिर उसे हर हफ्ते उसके घर पर लेकर जाता था, लेकिन वहां जाकर उसके सामने माजी की सारी यादें बिखर जाती, और कई कई दिन तक वो माजी को याद करके अपने और माहिर के बीच एक अजनबियत की दीवार बनाकर बैठी रहती। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद वो खुद भी इस दीवार को गिरा देती, या फिर माहिर गिरा देता। वो माहिर के साथ खुश थी, बहुत खुश, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं था कि माजी जहन से मिट चुका था। अपने घर जाकर उसे गुजरा हर लम्हा याद आ जाता, और फिर इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो जाता, और इस वजह से माहिर उसका उसके घर जाना बंद करवा चुका था। वो कोई भी ऐसी चीज अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करता था जो उसके और असा के दरमियान कोई मसला पैदा करे। इस वक्त भी मैं अपना घर देखने की ही जिद कर रही थी, जिस पर वो मुसलसल इनकार कर रहा था। अगर आप मुझे लेकर नहीं गए तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, उसने धमकी दी, जिसका माहिर पर कोई असर नहीं होना था, और ऐसा ही हुआ। अपनी बात के जवाब में उसका ठंडा सा रिस्पॉन्स लेकर वो बाहर जाने लगी, जब उसका हाथ पकड़कर माहिर ने उसका वजूद अपने कंधे पर डाल लिया। वो आज भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी, नाजुक सी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। वो कहीं से भी 2 जवान बेटों की मां नहीं लगती थी, और उसे अपनी ये छोटी सी बीवी ही पसंद थी, जिसमें उसकी जान बसती थी। बस एक बात थी जो उसने कभी नहीं चाही थी, कि उसके बेटों का कद अज़ा जैसा हो, और शुक्र था कि ऐसा कुछ नहीं था। उसके बेटों ने दराज कद अपने बाप से चुराया था। नीचे उतारे मुझे, उसने जोरदार मुक्का माहिर की कमर पर रसीद किया, लेकिन सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, और इस बात से भी वो बखूबी वाकिफ थी। मेरी जान, मेरी छोटी सी बेगम, जब तुम मुझसे लड़ नहीं सकती हो तो फिर उलझा भी मत करो, मुस्कुराकर कहते हुए वो अज़ा को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। किचन में खड़ी वो शहरोज के लिए फिटर तैयार कर रही थी, जब उसे अपने पीछे अलमीर की आवाज सुनाई दी। घबराकर वो जल्दी से पीछे मुड़ी। अल्लाह अल्लाह, आपने तो डरा ही दिया था। अल्लाह अल्लाह, मतलब मेरी शक्ल इतनी खौफनाक है? नहीं अलमीर, वो आप अचानक आए तो मैं बस इसलिए डर गई थी, उसने जल्दी से वजाहत दी, जिसे सुनकर वो हल्का सा हंसा। मैं मजाक कर रहा था मीरब। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गए, जब गला खंकारते हुए उसने फिर से बात शुरू की। सॉरी, मुझे तुमसे सुबह इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, आपने तो शहरोज की फिक्र में ही ये सब कुछ कहा था। हाँ, लेकिन फिर भी तुम माँ हो उसकी, तुमसे ज़्यादा उसका ख़्याल और कौन रख सकता है? मैं अपने कहे लफ्ज़ों पर शर्मिंदा हूँ। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है अलमीर, आपकी गलती नहीं थी। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैंने सॉरी एक्सेप्ट की। इसकी बात सुनकर अलमीर ने सुकून भरी सांस ली, वरना सुबह जब वो उसे डांट कर घर से निकला था, उसे यही फिक्र हो रही थी कि कहीं मीरा अब उससे नाराज़ ना हो जाए। लेकिन शुक्र था कि वो उससे नाराज़ नहीं थी, या शायद वो अलमीर के साथ ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं रखती थी जिसकी वजह से वो अलमीर से नाराज़ होती। ये बात ज़हन में आते ही उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। गहरा सांस लेते हुए उसने मुड़कर मीरब की पुश्त को देखा, जो अब अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मीरब अंसारी के लिए वो इनके घर में रहता था, एक आम से शख्स था, जबकि अलमीर शाह तो उसे अपने दिल में बसा चुका था। टर्की उसका पसंदीदा मुल्क था, इसलिए अपने आगे की पढ़ाई उसने वहीं पर करने का सोचा। वैसे भी ऑफिस के काम से साहिर या आहान को ज्यादातर वहां पर जाना पड़ता था। उसे ऑफिस के कामों में खासी दिलचस्पी थी, इसलिए उसके यहाँ रहने से इन सबको ये फायदा तो हुआ था कि अगर वहाँ कोई मसला होता तो अलमीर उसे सॉल्व कर लेता था। इस्तांबुल में उनका अपना एक घर था और अलमीर वहीं पर रह रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसकी मीरब से मुलाकात नहीं हुई थी। उसने पहली बार मीरब को एक पार्क में देखा था, एक बच्चे और बुजुर्ग खातून के साथ। वो खातून से जिस तरह बेतकल्लुफ़ी से बात कर रही थी, यकीनन वो उसकी कोई अपनी ही थी, और साथ में वो उस बच्चे का जिस तरह ख्याल रख रही थी, वो भी शायद उसका बहुत अपना था। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो बच्चा उसका अपना बेटा होगा। बहुत जल्दी वो अपने ज़राए से मीरब की मालूमात निकलवा चुका था। वो इस्तांबुल में रहती थी अपनी दादी के साथ। उनकी एक छोटी सी फैमिली थी, जिसमें वो अपनी दादी और सदाम के साथ रहती थी, जो उसका शौहर होने के साथ साथ कज़न भी था। इसी वजह से 18 साल की उम्र में ही उसकी शादी अपने कज़न से हो चुकी थी। लेकिन उसकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो शादी के 2 साल बाद ही सदाम एक कार एक्सीडेंट में इसे छोड़कर चला गया। लेकिन उसने कभी कोई शिकवा नहीं किया था, क्योंकि उसके पास उसकी सबसे कीमती चीज़ थी, उसका नन्हा सा शहरोज़। वो शादीशुदा थी। ये बात सुनकर अलमीर अच्छा खासा शॉक्ड हुआ था।
क्योंकि वो लड़की कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही थी। उसका शौहर मर चुका था। ये बात जानकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या फिर दुखी। वो रोजाना पार्क जाता था क्योंकि मीरब खुद शहरोज के साथ हफ्ते में 2 से 3 बार वहां आती थी। उसे मीरब से मोहब्बत थी, लेकिन उसे ये भी पता था जब वो इस बात का इकरार करेगा तो यकीनन आसानी से वो राजी नहीं होगी। पर वो भी अलमीर शाह था। उसने कौन सा अपने कदम पीछे हटा लेने थे। ये भी हकीकत थी कि शहरोज से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन मीरब की वजह से नहीं, बल्कि खुद शहरोज की वजह से। वो 8 महीने का गोल मटोल सा बच्चा था। उसे भला कोई कैसे नापसंद कर सकता था। उसे पता था कि मीरब अपने घर का पोर्शन रेंट पर देती, इसलिए वो अपना घर छोड़कर खुद भी वहीं शिफ्ट हो गया, ताकि दिन में कम से कम एक बार ही सही महबूबा का दीदार तो नसीब हो जाए। इस अकेले लड़के को देखकर पहले तो बीजान साफ इनकार कर चुकी थी। वो एक अकेले लड़के को अपने घर में नहीं रख सकती थी, लेकिन फिर जब अलमीर ने इन्हें अपने बारे में थोड़ा तफसील से बताया तो वो राजी हो गई और अपने इस फैसले पर आज इन्हें बहुत खुशी थी। अलमीर एक निहायत ही सुलझा हुआ लड़का था और वो उनकी मीरब को पसंद करता था। ये बात वो बहुत पहले से जानती थी। अलमीर का हर अंदाज उसके अंदर का हाल अयां करता था। बस एक मीरब ही थी जो उसके किसी भी अंदाज से ये समझ नहीं पाती थी कि अलमीर उसे पसंद करता है। उन्होंने आज तक ये बात ना अलमीर से कही ना मीरब से, क्योंकि वो इस बात की मुंतजिर थी कि अलमीर खुद ये बात कहे। उनकी बेटी का घर एक बार फिर से बस जाएगा, इससे बढ़कर भला इन्हें और क्या चाहिए था। रोज की तरह सुबह के 7 बजते ही नैन्सी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। ये उसके जगाने का तरीका था, क्योंकि अपने सर के कमरे में वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि अपनी मौजूदगी किसी को अपने कमरे में देखना उसे पसंद नहीं था। उसके कमरे की सफाई नैन्सी उसके जाने के बाद करती थी और उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में जाने की इजाजत भी सिर्फ नैन्सी को थी, जो वो भी सिर्फ कमरा साफ करने के लिए। उसके कब उसके दरवाजा खटखटाने पर कमरे में सोए वजूद ने आंखें खोली। उसकी नींद बेहद कच्ची थी, जो हल्की सी आवाज पर टूट जाती थी। नैन्सी जा चुकी थी, क्योंकि उसे पता था अंदर मौजूद शख्स उठ चुका था, और ऐसा ही था। रोज की तरह नैन्सी के दरवाजा बजाने पर उसकी नींद टूट चुकी थी। ये उसके जागने का तरीका था और नैन्सी उसका अलार्म थी, जो बिना किसी शोर के उसे बहुत आराम से जगा देती थी। कंबल खुद पर से हटाकर उसने अपने बेतरतीबी से बिखरे बालों में हाथ फेरा। इस वक्त उसने स्याह ट्राउजर के साथ स्याह बुनियान जिगतन किया हुआ था, जो उसके फूले सफेद बाजों को दिखाने का सबब बन रहा था। बेड से उठकर उसने डोरी खींचकर पर्दे ऊपर किए और ग्लास वॉल से बाहर नजर आता मंजर देखने लगा। ठंड आज भी यकीनन ज्यादा ही होनी थी। बर्फ नहीं गिर रही थी, लेकिन गिरती जरूर रही थी, और इस बात का सबूत बर्फ से ढकी हर चीज दे रही थी। कमरे का गर्म माहौल देखकर हमजा के लबों पर हल्का सा तबस्सुम बिखरा। उसने टाइम देखा, अब उसे तैयार हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज उसने आफिंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जाना था। यकीनन हर वीकेंड की तरह इस लड़की ने आज भी वहां पर आना था। वो लड़की मीर हमजा अब्बासी की वीरान जिंदगी में बाहर का काम करती थी। उसने आज तक हमजा को मुखातिब नहीं किया था, क्योंकि वो उसे जानती तक नहीं थी। उसे तो शायद ये भी नहीं पता था कि उसने कभी जिंदगी में मीर हमजा अब्बासी को देखा भी है, लेकिन वो तो आयशा आफिंदी का एक एक नक्श अपने दिल में बसाकर बैठा हुआ था। रुबाब बेगम के वहां बैठते ही उसने गहरा सांस लिया, क्योंकि उनके हाथ में मौजूद तस्वीरें देखकर वो अंदाजा लगा चुका था कि वो यहाँ किस मकसद से बैठी हैं। ज़ावियान, अब संजीदा होकर ये तस्वीरें देखो और कोई लड़की पसंद करके मुझे बताओ। बस अब मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ, और इस बार तुम्हारा कोई इनकार नहीं सुनूंगी। ठीक है, आप मेरी शादी कर दें, पर लड़की मेरी पसंद की होनी चाहिए। उसके कहने पर वो शौक की कैफियत में उसे देखने लगी। क्या वो सच कह रहा था या कोई मजाक कर रहा था? मतलब, तुम किसी को पसंद करते हो? उनकी बात सुनते ही जन्नत का मासूम चेहरा उसके जहन के गिर्द तवाफ करने लगा। हाँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? बस जल्दी से मुझे उसका एड्रेस दो, ताकि मैं रिश्ता लेकर उसके घर चली जाऊँ। मामा, थोड़ा सब्र कर लें। अरे, अब सब्र ही तो नहीं होता, बस तुम मुझे जल्दी से उस लड़की से मिलवा दो। उनकी बेताबी पर वो खुलकर हंसा। अच्छा ठीक है, मैं आपको उसका एड्रेस दे दूंगा। अभी दे दो, आज ही चलते हैं। अच्छा ठीक है, आज ही चलते हैं, लेकिन आप पहले ही जाकर तैयार तो हो जाए, फिर ही तो जाएंगे ना। उसके कहने पर वो अपनी जगह से उठकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई, जबकि उनके चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरत के तासरात अब भी मौजूद थे। ये सरप्राइज ही तो था जो जावियान ने इन्हें दिया था। उनका हैरत ज़्यादा होना तो बनता था। कब से तो वो उसके पीछे पड़ी थी कि वो शादी कर ले, और अब जब वो शादी के लिए राजी हो गया था तो फिर वो मजीद ताखिर नहीं करना चाहती थी। डार्क ब्राउन कलर का पैंट कोट पहने वो अपने कमरे से निकला। बालों को नफासत सी हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, जबकि चेहरा हर किस्म के तासुर से आरी था। गुड मॉर्निंग सर, उसे देखते ही नैन्सी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जिस पर अपना सर हिलाकर वो डाइनिंग रूम की तरफ चला गया, जहां रोज की तरह उसकी पसंद के मुताबिक बनाया गया गर्मा गर्म नाश्ता रखा हुआ था। उसने जग उठाकर जूस ग्लास में डाला और एक सांस में उसे पीकर ग्लास टेबल पर रख दिया। सर, नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं,
एक लफ्जी जवाब देकर वो तेज तेज कदम उठाता डाइनिंग रूम से निकलता चला गया। हमजा के जाने के बाद वो टेबल पर रखा अनछुआ नाश्ता वापस उठाने लगी। गाड़ी रोको, उसकी बात सुनते ही ड्राइवर ने अगले ही पल गाड़ी रोक दी। जबकि बैक सीट पर बैठा हमजा हैरत से अपने सामने खड़ी आयशा को देखने लगा, जिसने वाइट हाईनेक शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, जबकि गर्दन के गिर्द कलर मफलर डाला हुआ था। हमजा अब्बासी तो उसे लाखों की भीड़ में भी पहचान ले, यहाँ तो सिर्फ चंद कदमों का फासला था, वो कैसे उसे ना पहचानता। वो आयशा आफिंदी ही थी। सर, सब ठीक है? ड्राइवर की आवाज़ सुनकर उसने हुंकारा भरा और गाड़ी से उतरकर उस बुक शॉप की तरफ गया, जिसके सामने चंद लम्हों पहले आयशा खड़ी थी। बुक शॉप के करीब जाकर वो खुद से दूर होती आयशा की पुश्त को देखने लगा, जो हर चीज़ से बेनियाज होकर चहकते हुए वहाँ से जा रही थी। उसके हाथ में एक बैग था और इस बैग में क्या चीज़ होनी थी, उसका हमजा को अंदाज़ा नहीं था। वो बुक शॉप से निकली थी, यकीनन कोई बुक ही होनी थी। कुछ सोचकर वो बुक शॉप के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ खड़े आदमी को देखकर लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। कैसे हो जॉन? उसकी बात सुनकर जॉन ने अपना झुका सर उठाकर उसे देखा और उसके देखते ही हैरत ज़दा मुस्कुराहट ने उसके लबों को छू लिया। जॉन का भाई हमजा की कंपनी में काम करता था, इस वजह से वो उसे बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि हमजा भी उसे जानता होगा। मिस्टर हमजा, आप यहाँ आए, बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बस कुछ पूछना था। जी कहें। आयशा यहाँ क्या लेने आई थी? आप मिस आयशा को जानते हैं? हाँ। तुम बताओ, वो यहाँ क्या लेने आई थी? वो नावल खरीदने आई थी। नावल? उसकी सफ़ेद पेशानी पर बल पड़े। जी, वो हर हफ्ते एक नया नावल यहाँ से लेकर जाती हैं। जॉन की बात सुनकर उसने होले से अपना सर हिलाया। नॉवेल्स उसे हमेशा से एक फजूल चीज़ लगते थे, पर यहाँ उसके दिल में बैठी महबूबा तो नॉवेल्स की दीवानी निकली। तुम्हारे पास जो भी नॉवेल्स हैं, इन सब की एक एक किताब मुझे पैक कर दो। उसकी बात सुनकर जॉन ने अपना सर हिलाया और वहाँ खड़े लड़के को अपने करीब आने का इशारा किया, जबकि इस पूरे वक्त में हमजा के लबों से मुस्कुराहट एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुई थी। इर्तिजा के साथ उसके ना सिर्फ काम के लिहाज से ताल्लुकात अच्छे थे, बल्कि कम वक्त में इनकी काफ़ी दोस्ती भी हो चुकी थी। जहाँ इर्तिजा एक मशहूर बिजनेसमैन था, वहीं पर हमजा भी उसकी टक्कर का ही इंसान था। आयशा को उसने पहली बार इर्तिजा के ऑफिस में ही देखा था। वो लड़की बिला तकल्लुफ हर किसी से बातें कर रही थी, जैसे वहाँ मौजूद सब अफराद को वो अच्छे से जानती हो। उसकी बिला वजह की बातें सुनकर हमजा को अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था, लेकिन हर मुलाकात के बाद उसकी राय आयशा के मुतल्लिक बदलती गई। उस लड़की को उसने पहली नज़र देखकर दिल में बेवकूफ़ का लक़ब दिया था और अपनी इस बात पर वो आज भी कायम था। जो बातें आयशा वहाँ खड़े लोगों से करती थी, उनसे ही इसे अंदाज़ा हो चुका था इस लड़की में अक़ल की कमी है। आयशा ने तो उसे देखा भी नहीं था, और अगर देखा भी था तो इतना यकीन हमजा को था कि उसे उसका चेहरा याद नहीं होगा, जबकि वो खुद जो पहली मुलाकात में इस लड़की की बातें सुनकर चिढ़ रहा था, अब बड़े शौक से उसकी बातें सुनना चाहता था। पर आज तक ऐसा मौका ही नहीं मिला था कि आयशा उससे बात करती। वो हर वीकेंड पर ऑफिस आती थी और ये बात हमजा ने बहुत जल्द ही नोट कर ली थी, इसलिए वो खुद भी उसी दिन आफिंदी इंडस्ट्री जाता था जब आयशा वहाँ जाती थी। वहाँ जाने का कोई ना कोई जवाब वो पैदा कर ही लेता था, जबकि जिसके लिए वो वहाँ जाता था उसे तो इस बात का कभी इल्म ही नहीं हुआ कि कोई उसकी एक झलक देखने को कितना बेताब रहता था। हमजा की सोच से इर्तिजा अच्छे से वाकिफ था, वैसे भी आयशा की तरफ उठती हमजा की नज़रें किसी को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती थी। पर यह अलग बात थी कि उसने कभी हमजा के सामने इस बात का इकरार नहीं किया था, क्योंकि आयशा के लिए ये इकरार वो खुद हमजा के मुंह से सुनना चाहता था। उसके बुक शॉप से निकलते ही ड्राइवर जल्दी से बैक डोर खोलने लगा, जब हमजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे ज़रूरी काम से जाना है। उसकी बात समझकर ड्राइवर ने अपना सर हिलाया और उसके लिए फ्रंट डोर खोल दिया, जिसके खोलते ही वो गाड़ी में बैठ गया और अगले ही पल गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा दी। आयशा जिस रास्ते की तरफ जा रही थी वहाँ उसका घर था, यकीनन वो अपने घर ही जा रही होगी। उसने गाड़ी आयशा के घर के रास्ते की तरफ बढ़ा दी और उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक वो उसी रास्ते पर थी। हमेशा की तरह अपनी दुनिया में मगन होकर वो तेज से कदम उठाती जा रही थी, जब उसके सामने गाड़ी रोककर वो गाड़ी से उतरा और उसकी गाड़ी से उतरते ही आयशा हैरत से उसे दिखने लगी। डार्क ब्राउन कलर उसकी सफ़ेद रंगत पर बेहद जच रहा था, जबकि स्याह बाल जेल से सेट थे। उसे देखते ही अगर आयशा के ज़हन में किसी चीज़ का ख्याल आया था तो वो था अपने नॉवल के हीरो का, क्योंकि सामने खड़ा बंदा किसी नॉवल के हीरो से कम नहीं लग रहा था। बस एक चीज़ की कमी थी और वो थी पेशानी पर बिखरी लटों की, जिसे देखकर आयशा का दिल चाह रहा था कि खुद आगे बढ़कर उसकी लटें निकालकर उसकी पेशानी पर बिखेर दे, लेकिन वो ऐसा सिर्फ सोच सकती थी। आयशा, उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर वो चौंकी। जी। सारे ख्यालों को झटक कर वो अपने हवास बहाल करने लगी। उसके ज़हन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया था कि सामने खड़ा शख्स उसका नाम कैसे जानता था। आप कौन हैं? मैं घर तक छोड़ दूँ?
इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं एक अजनबी के साथ चली जाऊँ। वैसे भी आजकल के माहौल का कोई भरोसा नहीं होता। अगर आपको कोई किडनैपर हुए और मुझे किडनैप कर कर ले गए तो? उसकी बात सुनकर वो बेअख्तियार हँसा। उसे वो किडनैपर लग रहा था। अगर मैं कहूँ मैं सच में एक किडनैपर हूँ और तुम्हें किडनैप करने आया हूँ, तो फिर तुम क्या करोगी? वो पहली बार उससे बात कर रहा था, वरना आज तक तो उसे सिर्फ़ आयशा की बात सुननी ही थी। अगर आपको सालार सिकंदर ने मुझे किडनैप करने के लिए भेजा है, तो फिर मैं खुशी-खुशी जाने के लिए तैयार हूँ, उसने चहकते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर सामने वाले के माथे पर लातादाद बल नमूदार हुए। कौन सालार सिकंदर? आप सालार को नहीं जानते? उसने मुंह पर हाथ रखकर उसे कहा जैसे हमजा ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। नहीं, वो मेरा हीरो है। उसकी बात पर हमजा को समझने में देर नहीं लगी थी कि सालार सिकंदर यकीनन कोई अफसानवी किरदार ही था। अच्छा, सालार सिकंदर को छोड़े, जहांजेब कासमी को तो जानते होंगे ना? नहीं, मैं जहांजेब कासमी को भी नहीं जानता। इसका मतलब आपने दुनिया में अभी कुछ देखा ही नहीं है। उसने मुंह बनाकर अपने एक हाथ अपनी नाजुक कमर पर रखा, क्योंकि दूसरे हाथ में तो बैग थाम रखा था ना। जबकि हमजा गहरी नजरों से उसके चेहरे के एक एक नक्श को देखकर अपनी आंखों की प्यास मिटा रहा था। उसे लगता था कि आयशा ऑफिस में सबसे आराम से इसलिए बात कर लेती थी क्योंकि वो इन सबको जानती थी, लेकिन वो गलत था। यहाँ तो वो सड़क पर खड़े इस अनजान आदमी से भी बहुत आराम से बात कर रही थी। मैं इस मामले में बहस नहीं करना चाहता, आओ तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। मैं तो ज़रूर बैठ जाती, पर मेरी मॉम को पता चल गया ना कि मैं किसी अनजान के साथ गाड़ी में बैठकर आई हूँ, तो वो मेरे सारे नॉवेल्स जला देंगी और मैं खुद को तो जलता देख सकती हूँ, पर अपने नॉवेल्स को नहीं। उसकी बेतुकी बात पर इससे पहले हमजा कुछ कह पाता, वहाँ एक और गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। वो इर्तजा की गाड़ी थी और ये बात हमजा अच्छे से जानता था। उसने मुंह बिगाड़ कर गाड़ी से उतरते इर्तजा को देखा, जिसने ब्लैक हाईनेक शर्ट के साथ ब्लू जीन्स जेबतन की हुई थी, जबकि चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट लिए वो हमजा के गसीले तासरात मजे से देख रहा था। पहली बार तो उसे आयशा से बात करने का मौका मिला था, लेकिन उसकी होने वाली बीवी का ये चाचू पता नहीं कहाँ से बीच में टपक पड़ा। आयशा, यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर जा रही थी इर्तजा। खुर्रम को देखा देखी सब उसे नाम से ही बुलाते थे। अच्छा, पर मुझे तो लगा अपने दोस्त से बात कर रही थी। उसने हमजा की तरफ देखकर एक आंख दबाई, जिस पर वो गहरा सांस लेकर अपना सर नफी में हिलाकर रह गया। ये मेरे दोस्त नहीं है इर्तजा। इर्तजा को जवाब देकर वो हमजा की तरफ मुतवज्जो हुई, और ये मेरे चाचू हैं, पर हम सब इन्हें इनके नाम से ही बुलाते हैं। उसकी बात समझकर हमजा ने अपना सर हिलाया, जबकि गाड़ी के पास खड़े इर्तजा के चेहरे पर पहले से ज्यादा गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। वो ये बात हमजा को ना भी बताती, तब भी वो जानता था कि उनका क्या रिश्ता है। अगर ये बात विशाल को पता चल जाती कि वो सड़क पर खड़े किसी अजनबी से इस तरह बेतकल्लुफी से बात कर रही थी, तो वो 2 मिनट ना लगाती उसके नॉवल घर से बाहर फेंकने में, क्योंकि बकौल विशाल के उसकी इन हरकतों की वजह सिर्फ उसके नॉवल्स ही हैं। अपनी बातों के जवाब में हमजा का हिलता सर देखकर आयशा इर्तजा की गाड़ी में जाकर बैठ गई, और उसके बैठते ही इर्तजा वहां खड़े हमजा को बाएं का इशारा करके खुद भी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इनके जाने के बाद हमजा ने ठंडी सांस अपने अंदर उतारी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अब उसने अपने ऑफिस ही जाना था, क्योंकि आपिंदी इंडस्ट्री वो जिस काम से जा रहा था वो काम तो उसका यहाँ पर ही हो चुका था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र फ़ोन पर बात करते आलम पर गई, और उसका अंदाज देखकर वो समझ चुकी थी कि यकीनन वो फ़ोन पर जन्नत से बात कर रहा होगा। सोफे पर बैठकर वो उनकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी, और चंद मिनट का बाद इंतज़ार ख़त्म हो गया। बहुत बेचैन लग रही हो आयरा, कुछ कहना है? आलम की बात पर अपना सर हिलाकर उसने बात का आगाज़ किया। वो थोड़ी देर पहले ही घर आया था, और तब से आयरा बस उसे आज हुई ये बात बताना चाह रही थी, जिसे बताने की बेताबी उसे शाम से हो रही थी। बताने को तो वो उसे ये बात फ़ोन पर भी बता सकती थी, पर इतनी अहम बात वो फ़ोन पर नहीं करना चाहती थी। जन्नत का रिश्ता आया है। शाम में उसके एक टीचर की वालदा आई थी अपने बेटे का रिश्ता लेकर, और तुम मुझे अब ये बात बता रही हो? आलम, आप अभी तो घर आए हैं, और फ़ोन पर ये बात मैं आपसे करना नहीं चाहती थी। क्या नाम है लड़के का? क्या करता है? सब बताओ मुझे। जावियान खानज़ादा। वो एक डॉक्टर है और जन्नत को पसंद करता है। जन्नत भी उसे पसंद करती है? उसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए संजीदगी से पूछा, जिस पर आयरा ने अपना सर नफी में हिलाया। नहीं आलम, जन्नत इस सारे मामले से ला इल्म है। आयरा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि जन्नत इस मामले के बारे में कितना जानती है। मैंने पूछा है क्या जन्नत भी उसे पसंद करती है? नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझसे कभी तो इस बारे में बात करती, और वैसे भी आप तो उसके दोस्त हैं, आपसे भला कभी कुछ छुपाया है जो ये बात छुपाती? और क्या बात हुई उनसे? हमें आने की दावत दी है, वो चाहती हैं कि हम एक बार उनके बेटे को देख लें। पहले जन्नत से इस बारे में बात करो। अगर वो जन्नत का टीचर है तो जन्नत उसे ज़्यादा बेहतर जानती होगी। जन्नत से उसकी राय पूछो। अगर उसे कोई एतराज़ नहीं तो फिर मुझे भी नहीं है।
एक बार लड़के से मुलाकात कर लेंगे और बाकी का फैसला तो उससे मिलने के बाद ही हो सकेगा। अपनी बात मुकम्मल करके उसने गहरी नज़र आयरा पर डाली और उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए वो मुंह बनाती हुई उठकर कमरे से चली गई। जबकि उसके मुंह बनाकर जाने पर आलम शाह का कहका कमरे की जीनत बना। उसकी बीवी उसका हर इशारा बखूबी समझ जाती थी। हयात का मोबाइल हाथ में लिए वो लॉन में बैठी इस वक्त गेम खेलने में मसरूफ थी। उसके पास खुद का मोबाइल नहीं था और उसे कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। उसे तो बस मोबाइल में गेम खेलने होते थे और ये शौक तो वो किसी का भी मोबाइल लेकर पूरा कर लेती थी। इस वक्त भी वो गेम खेलने में मसरूफ थी जब मोबाइल पर सालार की कॉल आने लगी, जो चंद लम्हे सोचकर उसने पिक कर ली। हेलो, अब सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि तुम्हें एक फ़ोन लाकर देना है। बाबा साईं को कॉल की तो उन्होंने कहा वो बाहर हैं। बड़ी मामा को की तो उन्होंने कहा कि तुम बाहर हो। मुझे लगा और फिर बिला आखिर अम्मा साईं के फ़ोन पर कॉल करने से मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिल ही गई। वो शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर आइज़ल की खामोशी देखकर जल्द ही एहसास भी हो गया कि वो उससे नाराज़ है। मेरा चंदा नाराज़ है? हाँ लाला, मैं नाराज़ हूँ। लाला की जान, मैं तुम्हारी नाराज़गी से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, पर तुम भी तो मेरी मसरूफियत समझो। 1 महीने से उसने सालार की शक्ल नहीं देखी थी। पिछले हफ्ते भी उसने वादा किया था कि वो गाँव आएगा, लेकिन नहीं आया और यही बात आइज़ल की नाराज़गी का सबब बनी। काम आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यारा है, मासूमियत से कहते हुए उसने माथे पर बिखरे बाल अपने नरम हाथों से पीछे किए, जो फिर से माथे पर बिखर गए। सालार शाह मीर शाह के लिए तुमसे ज़्यादा और कोई प्यारा नहीं है निधि चंदा। तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ठीक है, चंद दिनों में बाद मैं पक्का तुमसे मिलने आऊँगा और अगर नहीं आ सका तो जो सज़ा तुम देना चाहो दे देना, बंदा हाजिर है। उसकी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसी, जबकि उसकी खिलखिलाहट सुनते ही सालार ने सुकून भरी सांस ली।